फ्लैशबैक। एक टूटे फूटे कपड़ों वाले घायल नौजवान को सीढ़ियों पर बैठा देखकर एक दयालु आवाज आई, बेटा, तुम खोए हुए लगते हो। नौजवान ने मुड़कर देखा। एक मुस्कुराता हुआ बूढ़ा पादरी यानी प्रीस्ट खड़ा था और पीछे एक मंदिर था। मैं जा रहा हूँ, नौजवान ने अपनी कमजोर लेकिन ठंडी आवाज में कहा और खड़े होने की कोशिश की लेकिन गिर गया। मेरा मतलब तुम्हें भगाने का नहीं था। तुम भगवान के घर में हो और वे कभी किसी बेचारे को नहीं भगाते, पादरी ने उसे सहारा देते हुए कहा। लेकिन नौजवान ने पादरी को अपने पास नहीं आने दिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। मैं बेचारा नहीं हूं और ना ही मैं किसी भगवान को मानता हूं। वो जाने लगा लेकिन अपना संतुलन खो बैठा और दर्द से कराहते हुए गिर गया। अचानक उसे एक दुबले लेकिन मजबूत हाथ का सहारा महसूस हुआ। नौजवान, हम सब इस इम्तिहान की दुनिया में पैदा होकर बेचारे ही हैं, पादरी ने उसे उठाते हुए कोमलता से कहा। तुम्हें आस्तिक होने की जरूरत नहीं है जब तक कि तुम इसे अपने दिल में ना पालो, और ना ही मैंने तुम्हें विश्वास करने के लिए कहा है। पादरी मुस्कुराया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कोई वजह नहीं है। अब चलो अंदर चलते हैं, आज रात बारिश होने वाली है। नौजवान ने पादरी को अविश्वास और शर्मिंदगी से देखा, लेकिन उसने मदद को ठुकराया नहीं और धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उसके पत्थर जैसे ठंडे दिल में हल्की सी गर्माहट के साथ। गड़गड़ाहट। बादलों की गड़गड़ाहट ने रेनी माउंटेन रेंजेस में सन्नाटा तोड़ा। तभी आह! जेकब की उंगलियां फड़की और एक जोरदार करहा सन्नाटे में गूंजी। चक्कर खाते हुए उसने खुद को गंदे फर्श से उठाया। मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो हैरान था जब उसने देखा कि वो उसी गुफा में है। उसकी आंखों में एक जटिल चमक थी। मैंने उस सठियाए हुए बूढ़े का सपना क्यों देखा? मैंने उसका वो परेशान करने वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा भी साफ देखा, जिसे मैं इन सालों में लगभग भूल चुका था। एक उदासी भरी आह उसके मुंह से निकली। बहुत वक्त हो गया है ना, पॉप्स? लेकिन इससे पहले कि जेकब अतीत में खो पाता, उसका पेट जोर से गड़गड़ाया। जेकब का चेहरा दहशत से भर गया, क्योंकि उसे अचानक वैसे ही भयानक भूख महसूस हुई जैसी उसे पहली बार हुई थी, या शायद उससे भी बदतर। बिना सोचे समझे वो उन बैग्स की तरफ लपका जो रेयर मीट के टुकड़ों से भरे थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन उसने सुना था कि रेयर मीट 5-6 दिनों तक खराब नहीं होता। लेकिन अगर खराब होता भी तो जेकब को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो सचमुच मर सकता था। बिना ये परवाह किए कि मांस कच्चा है, उसने उसे खाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसके दांत इस सख्त मांस को टोफू की तरह काट रहे थे। वो समझ गया कि वो फिर से मजबूत हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा। जैसे जैसे उसने मांस खाया, वो तुरंत गर्म और ठंडी ऊर्जा में बदल गया और उसके पूरे शरीर में खतरनाक रफ्तार से फैलने लगा। उसका पाचन तंत्र पहले से 20 गुना तेज काम कर रहा था। 15 मिनट में जेकब ने वो सारा रेयर मीट खत्म कर दिया जो वो लाया था। लेकिन उसकी दहशत का ठिकाना न रहा जब उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ उसे पागल होने से रोकने के लिए काफी था। उसे लग रहा था कि ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। लेकिन फिलहाल वो इतना भूखा नहीं था कि सोच न सके। लेकिन पहले उसे कुछ शक थे जिनका जवाब सिर्फ एक किताब दे सकती थी। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी, उसने खतरनाक अंदाज में पुकारा। जेकब ने सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस देखी और प्रतिशत देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना। प्रगति 30.01%। ये कैसे हुआ, समझाओ? जेकब ने दांत भींच लिए। उसने ग्लीन नोम का हार्ट एसेंस इसलिए नहीं लिया था ताकि वो एक साथ 2 सीमाएं पार कर ले, लेकिन किसी तरह ये हो गया। और तो और उसे गुमराह किया गया था। इमोटिका ने कहा था कि एक मैच्योर म्यूटेंट शायद 10% देगा, लेकिन इसने 12% से ज्यादा दिया और अब वो परिणाम भुगत रहा था। अगर उसके पास रेयर मीट का भंडार होता तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके पास नहीं था और वो अभी भी अनकॉमन रीजन में था, जो उसके लिए बेहद खतरनाक स्थिति थी। और ये सब उस शापित किताब की वजह से था जिसने कहा था कि सब ठीक होगा और वो एक एबिलिटी भी जगा लेगा, जिसे जगाने के लिए वो सचमुच मर गया था और वो जानता था कि वो फेल हो गया है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कभी सटीक प्रतिशत नहीं बताया था। इसके अलावा तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पास भी एक म्यूटेंट दिल है। इसका मतलब है कि इस इंजेक्शन का अंतिम परिणाम भी रैंडम था। लेकिन मुझे कहना होगा कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। ना सिर्फ तुम्हें अपने म्यूटेंट दिल की वजह से भारी प्रतिशत मिला, बल्कि तुमने सफलतापूर्वक एक इन्नेट एबिलिटी भी जगा ली है। जेकब, जो इमोटिका की बकवास से अपना आपा खोने ही वाला था, आखिरी हिस्सा पढ़कर चौंक गया। मैंने एक एबिलिटी जगा ली? जेकब ने अपनी पुरानी नाराजगी भूलते हुए जल्दी से पूछा। लेकिन तुमने कहा था। रुको, तुम उस वक्त बोल क्यों रही थी और अब क्यों नहीं? यही वो बात थी जिससे वो सबसे ज्यादा नाराज था। इमोटिका ने उसे संचार के सख्त नियम बताए थे, लेकिन वे नियम भी एक दिखावा लग रहे थे। ही, मैं अभी भी नियमों से बंधी हूँ। क्या तुम सारे नियम जानते हो? सवाल किया। मुझ पर शक मत करो, मैं तुमसे बंधी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी और फिर सैकड़ों या हजारों सालों तक किसी और वारिस का इंतजार करूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस वक्त बोल सकती थी क्योंकि जैसे तुम मुझे बुला सकते हो, वैसे ही मैं खुद को भी बुला सकती हूँ।
हालांकि तुम्हारी तरह समय सीमा सिर्फ 1 मिनट है और कूलडाउन पीरियड 1 साल है। मैं खुद को बुलाकर तुम्हारे दिमाग में खुलकर बात कर सकती हूँ। अब जब तुम जानते हो तो तुम इसका क्या कर लोगे? हा हा हा। जेकब को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उसकी हंसी देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वो जानता था कि ये जानकारी उसके किसी काम की नहीं है। उसने जल्दी से मुख्य विषय पर वापसी की। उस एबिलिटी के बारे में क्या, जो तुमने कहा था, वो क्या है? चूंकि ये सवाल तुम्हारी प्रोग्रेस से जुड़ा है, मैं इसका जवाब दूंगी। ही, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिल म्यूटेट कैसे हुआ? उसने जवाब देने के बजाय सवाल किया। जेकब ने आंखें घुमाई, लेकिन उसे दूसरे वाले का जवाब नहीं पता था। पहेली क्यों बुझा रही हो, बस बता दो। याद है वो छोटा ग्रे बग जो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकला? जेकब की आंखें डर से सिकुड़ गईं। वो उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग को कैसे भूल सकता था जिस उस कमीने डेकर ने उसके दिल को टेस्ट करने के लिए यूज किया था? ये ब्लड स्टॉर्मिंग बग की वजह से था। उसने हैरानी से पूछा। ही, बिल्कुल। वो बग तुम्हारे दिल के कुछ टुकड़े खाने के बाद मर गया, क्योंकि तुम उस वक्त इमॉर्टल मार्क बनाने की कगार पर थे, और उसकी लाश वहीं रह गई, और जब इमॉर्टल मार्क बना तो वो तुम्हारे दिल में पिघल गई। जेकब को अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ। मत कहना कि हा, तुमने उस बग की फ्लूइड एक्सेलरेशन एबिलिटी जगा ली है, जिसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। तुम कह सकते हो कि तुम्हारा दिल अब एक एक्सेलरेटर है जो तुम्हारे खून को बेहद तेज रफ्तार से दौड़ा सकता है। हालांकि ये एबिलिटी कई वजहों से काफ़ी उपयोगी है, बशर्ते तुम इसे कंट्रोल कर सको। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। इसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करना सीखना होगा, जो अब अनंत रूप से बढ़ सकती है जैसे जैसे तुम मजबूत होते जाओगे। क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा दिल खुद फटने से पहले तुम्हारे पूरे शरीर को उड़ा देगा। जेकब का चेहरा सफ़ेद ऐशन पड़ गया जब उसने इस एबिलिटी के बारे में पढ़ा। ये किसी मदद से ज़्यादा आत्मघाती एबिलिटी लग रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेट हो गई है या नहीं? जेकब ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे अचानक लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये तुम्हारी धड़कन है? फ्लूइड एक्सेलरेशन की चाबी वही है। अगर तुम इसे एक्टिवेट करना चाहते हो तो तुम्हारी हार्ट रेट लगभग 10 बीट्स प्रति सेकंड होनी चाहिए। चलो इसे 1x एक्सेलरेशन कहते हैं। हालांकि असली समस्या यही है, क्योंकि एक बार जब तुम 1x एक्सेलरेशन में घुस गए तो तुम्हें सीखना होगा कि इसे वहीं कैसे बनाए रखें, क्योंकि ये सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी तुम्हारा मौजूदा दिल 3x एक्सेलरेशन या कुछ सेकंड के लिए 4x संभाल सकता है, लेकिन तुम्हारा शरीर वो 2x पर ही फट जाएगा, क्योंकि ये अभी तुम्हारे दिल की प्रोग्रेस के साथ संतुलित नहीं है। ना सिर्फ तुम्हें ये सीखना होगा कि सटीक एक्सेलरेशन स्पीड को कैसे बनाए रखें और कंट्रोल करें, बल्कि तुम्हें इसे कम करना भी सीखना होगा, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो ये अपने आप कम नहीं होगा। तुम उन कीड़ों की तरह नहीं हो जो दूसरों पर फ्लूइड एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे रोकने की परवाह नहीं करते, ना ही वे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम इसे खुद पर शुरू कर सकते हो और तुम्हें इसे रोकना सीखना होगा। जेकब ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसे मानना पड़ा कि ये एबिलिटी जितनी खतरनाक थी उतनी ही उपयोगी भी थी, क्योंकि इस फ्लूइड एक्सेलरेशन के साथ वो अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहद तेज कर सकता था, और ब्लड सर्कुलेशन ही इंसानी शरीर का ईंधन था। अगर जेकब इसे अपनी मर्जी से तेज कर सके तो ना सिर्फ उसके सेंसरी रिएक्शन और फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाएंगे, बल्कि उसके घाव भी तेजी से भरेंगे, उसका दिमाग तेज हो जाएगा और उसके होश बेहद ऊंचे स्तर पर होंगे, और वो पोषण को खतरनाक रफ्तार से पचा सकेगा। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड भी थी, जैसा कि इमोटिका ने खुलासा किया था। अगर उसने अपने दिल और शरीर की सीमा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया तो वो सचमुच फट जाएगा। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं था, वो अपने शरीर की ऊर्जा को बेहद तेज़ी से जला देगा, जिसका मतलब है कि उसे हर वक्त एक हाई एनर्जी सोर्स तैयार रखना होगा। लेकिन पहले उसे अपनी हार्ट रेट को सांस लेने की तरह घटाना और बढ़ाना सीखना होगा। लेकिन उसे डर था कि कहीं वो इसे एक्टिवेट कर दे और फिर संभाल ना पाए। वहीं वो इसे ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने अपनी हार्ट रेट कंट्रोल करना नहीं सीखा तो किसी खतरनाक स्थिति में वो गलती से इसे एक्टिवेट कर सकता है, और वो जानता था कि ऐसी स्थितियां आएंगी। ये दुनिया शांतिपूर्ण नहीं थी और उसे अमरता पाने के लिए ताकत चाहिए थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इस फ्लूइड एक्सेलरेशन में महारत हासिल करने के लिए कोई बेहतरीन सुझाव नहीं है, है ना? जेकब ने आंखें सिकोड़कर पूछा। हालांकि वो इमोटिका से अभी भी नफरत करता था, लेकिन वो जानता था कि ज्ञान की बात जब आती है तो वही एक चीज़ है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, इमोटिका ने मजाक में मना कर दिया। जेकब का मुंह लटक गया, लेकिन वो जानता था कि फ्लूइड एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी उसे इमोटिका से ही मिलेगी, इसलिए उसने इसे मनाने में अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। लेकिन तुम इसे खुद ढूंढ लोगे, मुझे भरोसा है। ये सूक्ष्म लाइन पढ़कर जेकब की आंखें चमक उठी।
लेकिन इससे पहले कि वो इस पर विचार कर पाता, उसे अचानक गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नोटिस किया कि उसकी सुनने की शक्ति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि वो कदम गुफा के बिल्कुल बाहर नहीं थे, लेकिन वो तेजी से करीब आ रहे थे। उन लोगों के टियर क्या हैं? जेकब ने जल्दी से इमोटिका से पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद और जानलेवा इरादा था। डार्क सिटी यहाँ से कुछ मील दूर थी। अगर वे कोई रेयर प्रजाति हैं तो उसे उन्हें मारने में कोई गुरेज नहीं था। उसे अभी न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर थी। चूंकि उन लोगों ने खुद को डिलीवर किया था, तो उसे उन्हें खाने और इस प्रक्रिया में और दिल और खून इकट्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ओह तुम यकीन नहीं करोगे, इन शिकारों में से 3 को तुम जानते भी हो, और उनमें से एक तो तुम्हारा पुराना परिचित भी है। पूरी लिखाई पढ़ने के बाद जेकब हैरान हो गया, फिर उसकी नफरत भरी आंखों में एक खूंखार चमक कौंध गई। तो ऐसी बात है, हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मेरे पीछे किसी को भेजेंगे, और मैं इसे नोटिस करने में भी नाकाम रहा। लेकिन ये सोचना कि वो फिर से वही हरामखोर है। खैर, चूंकि वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, तो मुझे कुछ हाई क्वालिटी मीट इकट्ठा करने और कुछ पुराना हिसाब चुकता करने में कोई दिक्कत नहीं है। जेकब के होंठ एक बर्फीली मुस्कान में बदल गए। अगर वे म्यूटेंट के हार्ट एब्जॉर्प्शन से पहले आए होते, तो शायद वो भागने का फैसला करता, लेकिन अब उन्हें संभालने का उसे पूरा भरोसा था। वे उसके लिए अभी दुश्मन नहीं, शिकार थे। हालांकि जेकब अभी दुबला दिख रहा था, लेकिन वो ताकत से लबालब था, और जब तक वो हद पार नहीं करेगा, उसका शरीर नहीं टूटेगा और उसकी हार्ट रेट 1x एक्सेलरेशन लिमिट के नीचे रहेगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े और मास्क पहना और एक कोने में बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। तभी जेकब ने चट्टान के हिलने की आवाज़ सुनी और उसके होंठ मुड़ गए। वो शायद म्यूटेंट से ज़्यादा मजबूत है। खैर, इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने उसे खाया, तो शायद वो मेरे शरीर को मेरे मौजूदा दिल के साथ 50% अनुकूल बना सकता है। उसने एक भूखे भेड़िए की तरह अपने होंठ चाटे। मिस्टर जैक, क्यों ना आप हमें दर्शन दें? एक व्यंग्यात्मक आवाज़ गुफा में गूंजी, जिसमें जल्दी की कोई झलक नहीं थी। जेकब आखिरकार खड़ा हुआ और दोनों हाथ जेब में डाले इत्मीनान से चला। गुफा के मुंह पर जेकब ने 3 आकृतियां देखीं। एक 2 मीटर लंबा और हट्टा कट्टा था, जबकि बाकी 2 उसके आधे साइज के थे। उनमें से एक ने लबादा भी पहना था। जेकब ने हैरानी और डर का नाटक करते हुए कहा, आप घर से काफ़ी दूर है बॉस जेरी और मिस्टर ऑब्जर्वर, और मुझे लगता है आपके दोस्त। हाँ, वे दोनों जेरी की पॉन शॉप के जेरी और मिस्टर ऑब्जर्वर ही थे। जेकब को नहीं पता था कि वे सिर्फ टाइटन आयरन ईंटों की वजह से उसका पीछा करेंगे, और वे शायद ये जानने के बाद यहाँ आए कि उसके पास और भी हैं, और ये सुनिश्चित करने कि वो भाग न जाए। जेकब को मानना पड़ा, जेरी बेहद ताकतवर था, जबकि लबादे वाला शख्स भी एक शक्तिशाली एहसास दे रहा था। वो शायद ए ग्रेड था, जबकि मिस्टर ऑब्जर्वर किलर स्कल सोसाइटी के उस हॉब ट्रोल की तरह मजबूत था। ये लाइनअप पूरे अनकॉमन रीजन को नष्ट करने के लिए काफ़ी था, और वे यहाँ सिर्फ अनकॉमन टाइटन आयरन के लिए हैं। जेकब अब और भी उत्सुक था कि वे इस टाइटन आयरन को इतनी बुरी तरह क्यों चाहते थे कि डार्क सिटी की सुरक्षा छोड़कर उसे वापस लाने यहाँ तक चले आए। जेरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर जैक, ये बर्ताव आपको अच्छा नहीं देता। चूंकि शिष्टाचार खत्म हो चुके हैं, तो क्यों ना हम बिजनेस की बात करें। किस प्रकार के बिजनेस की, अगर मैं पूछ सकूं तो? जेकब की आवाज़ में घबराहट थी। कुछ खास नहीं, हम बस आपके पास मौजूद टाइटन आयरन खरीदना चाहते हैं और आपके सोर्स को जानना चाहते हैं। बदले में हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। जेरी ने इस पल एक जहरीली मुस्कान दी और एक शक्तिशाली जानलेवा इरादा छोड़ा। हालांकि उन्हें बताया गया था कि जेकब ने जंगल में कुछ बैग दफनाए हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वे टाइटन आयरन से भरे हैं। लेकिन बस एक मौका ही जेरी को उसके कछुए के कक्षा से बाहर निकालने के लिए काफ़ी था। वे लौटने से पहले जेकब का काम तमाम करने के लिए बेहद आश्वस्त था, और अपने साथियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। भले ही जेकब के पास ए रैंक ताकत हो, वो झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक उसे जिंदा छोड़ने की बात थी, ये इस बात पर निर्भर करता था कि टाइटन आयरन सोर्स के बारे में जानने के बाद उन्हें जेकब की ज़रूरत है या नहीं। जेरी ने जेकब को गुलाम बनाने के लिए एक हाई लेवल पैरासाइट जेम भी तैयार रखा था, अगर वे उसे कीमती समझे तो। अपनी जान के बदले मैं स्वाभाविक रूप से आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे कम से कम ये बता सकते हैं कि आप अनकॉमन टाइटन आयरन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जेकब ने डरते हुए पूछा। जेरी जेकब के डर को महसूस करके और भी निश्चिंत हो गया और बस हंसा। अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, लेकिन चूंकि तुमने जाहिर कर दिया है कि तुम्हारे पास टाइटन आयरन सोर्स है, तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। देखो, टाइटन आयरन को एक खास अमृत में बदला जा सकता है, जो हमें बिना किसी परिणाम के मजबूत बनने में मदद कर सकता है। मैं तुम्हें बस इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ। ये सुनकर जेकब की आंखें फैल गईं। ठीक है, अब जब तुम जानते हो, मुझे चाहिए कि तुम इस रत्न को अपने माथे पर लगाओ। कौन जानता है, अगर तुम मेरी अच्छी सेवा करो तो मैं तुम्हें भी अमृत का मजा लेने दूंगा।
जेरी ने अचानक एक छोटा काला पाउच जेकब की तरफ फेंका और एक सख्त हुक्म दिया। जेकब ने छोटा पाउच पकड़ा और खोला। ये एक पैरासाइट जेम था, लेकिन ये उस जेम से थोड़ा अलग था जो डेकर ने उस पर इस्तेमाल किया था। जेकब ने उस क्रिम्सन हीरे, क्रिम्सन डायमंड के आकार वाले पैरासाइट जेम को देखा, जिसमें एक तरफ 2 लंबी सुइयां और अंदर एक छोटा सा काला सिंबल था। हालांकि ये उसके पास मौजूद जेम जैसा ही दिखता था, लेकिन इस पर बना सिंबल अलग था। बहरहाल, ये उसकी चिंता का सबसे छोटा विषय था। उसने जेरी को देखा और उसकी आंखें अचानक बर्फीली हो गईं। तुम मुझे अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर करना चाहते हो? जेरी ने ठंडे स्वर में ताना मारा। तो क्या हुआ अगर मैं कर रहा हूं? तुम मुश्किल रास्ता भी चुन सकते हो। मुझे अपने हाथ गंदे करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इससे परवाह भी नहीं है। मिस्टर ऑब्जर्वर के चेहरे पर भी जटिल भाव थे। वो जेकब को ऐसे देख रहा था जैसे अपने ही अतीत की परछाई देख रहा हो। वो जानता था कि जेकब के हाथ में जो पैरासाइट जेम है, वो इंटरमीडिएट रेयर ग्रेड का है, जो किसी भी अनकॉमन ग्रेड से बिल्कुल अलग था। पैरासाइट जेम्स, स्लेव्स, आग्नेयास्त्र, पोशंस वगैरह सब कॉमन, अनकॉमन, रेयर, रेयरर और एपिक ग्रेड्स में बटे थे, और हर ग्रेड के 3 सब ग्रेड्स थे: लो, इंटरमीडिएट और एडवांस। डेकर ने जेकब पर जो जेम इस्तेमाल किया था, वो लो अनकॉमन ग्रेड का था, जो डेकर जैसी रेयर प्रजातियों को भी रोक और कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अनकॉमन पैरासाइट जेम्स बी रैंक या बेहद मजबूत इच्छा शक्ति वाले सी रैंक पावर हाउसेस के सामने बेकार थे। सिर्फ एक लो रेयर ग्रेड पैरासाइट जेम ही इन प्रजातियों को गुलाम बना सकता था, जबकि इंटरमीडिएट रेयर ग्रेड जेम रेयर रीजन में भी बेहद दुर्लभ था, क्योंकि ये ए रैंक ताकत वाले किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन रेयर पैरासाइट जेम्स की सबसे डरावनी बात ये थी कि वे अनकॉमन जेम्स की तरह नहीं थे, जो सिर्फ हिलना डुलना रोक सकते थे। ये आपको अपनी मर्जी के खिलाफ बोलने पर भी मजबूर कर सकते थे। न सिर्फ गुलाम अपनी मर्जी से हिलने की क्षमता खो देता था, बल्कि उसके विचार भी एक खुली किताब बन जाते थे। जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा जाता, वे तुरंत जवाब दे देते। आज़ाद होने का इकलौता तरीका था खुद को और मजबूत बनाना, जो मालिक कभी नहीं होने देगा जब तक कि उसके पास उससे भी बेहतर क्वालिटी का जेम न हो। जहाँ तक इन इंटरमीडिएट जेम्स को ज़बरदस्ती निकालने का सवाल था, ये बस एक सपना था, क्योंकि ये जेम्स सीधे दिमाग में जड़े जमाते थे, सिर्फ खोपड़ी में नहीं। अगर कोई इन्हें ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करता तो उसे गंभीर ब्रेन डैमेज हो सकता था, और अगर वे किसी तरह कामयाब हो भी जाते तो वे अपनी आज़ादी का मज़ा लेने के लिए समझदार नहीं बचते, या ब्रेन डैमेज से मर जाते, या फिर अपने मालिकों के हाथों मारे जाते। मिस्टर ऑब्जर्वर इसका जीता जागता उदाहरण था। वो बगावत करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर जेरी को पता चल जाता तो वो उसे अनंत यातना देता। उसने बहुत पहले ही अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी, और अब जेरी के प्रति पूरी तरह वफादार था। लेकिन कौन अपनी आज़ादी नहीं चाहेगा? गुलाम तो गुलाम ही होता है। रेयर रीजन में गुलामी आम बात थी, और डार्क सिटी में भी आपको गुलाम मिल सकते थे अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है। जब मिस्टर ऑब्जर्वर ने सोचा कि जेकब भी उसकी तरह गुलाम बन जाएगा और अपनी किस्मत स्वीकार कर लेगा, जो मौत से तो बेहतर ही थी, तब जेकब की अगली हरकत ने सबको चौंका दिया। जेकब ने शांति से पैरासाइट जेम अपनी जेब में रख लिया और अपनी 2 अर्धचंद्राकार छोटी तलवारें, क्रिसेंट शॉर्ट स्वर्ड्स, निकाल लीं, जो एक ठंडी तेज चमक दे रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगलियों में मूठों के बीच लगी मेटल बियरिंग्स को अंगूठी की तरह पहना और उन्हें घुमाना शुरू किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो देखते हैं कि तुम अपनी बातों पर टिक सकते हो या नहीं। फैसला करते हैं कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। जेकब के इस बेपरवाह जवाब से जेरी का जानलेवा इरादा और बढ़ गया। क्योंकि तुम बहादुर बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पीट पीट कर झुका दूंगा। उसने अचानक अपने काले गॉन्टलेट्स दिखाए और आगे बढ़ा। लबादा पहना शख्स जो अब तक चुप था, उसने अचानक एक जेट ब्लैक रिवॉल्विंग राइफल निकाली और जेकब पर तान दी। चिंता मत करो, वो गोली नहीं चलाएगा। लेकिन इससे पहले कि जेरी अपनी मंशा जाहिर कर पाता, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि जेकब अचानक हिला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो एक ही पल में जेरी से सिर्फ 1 मीटर दूर था, और उसकी तलवार सीधे उसके सिर की तरफ आ रही थी। हैरान होकर जेरी का दिल धक से रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जेकब इतना तेज होगा, उससे भी तेज। लेकिन वो भी एक कॉम्बैट मास्टर था, और उसके रिफ्लेक्सेस जेकब से कम नहीं थे। उसने अपने गॉन्टलेट के पीछे लगी मोटी धातु की प्लेट का इस्तेमाल वार को रोकने के लिए किया, और दूसरे हाथ से जेकब के चेहरे पर मुक्का मारा। उसे लगा कि जेकब सिर्फ रफ्तार में माहिर है और उसका मुक्का नहीं झेल पाएगा। लेकिन आगे जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। जेकब की रफ्तार अचानक और बढ़ गई। उसने आने वाले मुक्के को चकमा देने के लिए अपना शरीर मोड़ा, साथ ही अपनी तलवार की दिशा बदल दी, और इससे पहले कि जेरी रिएक्ट कर पाता, तलवार उसकी कलाई में धंस चुकी थी। जब जेकब ने छीने वाले ब्लेड को घुमाया तो जेरी की पूरी कलाई फट गई।
जेरी को हड्डियों को कंपा देने वाला दर्द महसूस हुआ। बूम! लबादा पहने शख्स ने होश संभाला और हड़बड़ी में ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसके डर के लिए जेकब इसके लिए तैयार था। उसने खुद को जेरी के विशाल शरीर से ढक लिया और गोली मिस कर गई। जेरी जेकब को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन जेकब ने अपने सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस से उसे चकमा दे दिया। जेरी अपनी कलाई के दर्द की वजह से ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था। अगले ही पल एक और चीख गूंजी जब जेकब ने जेरी के घुटने फाड़ दिए। आ, कमी, खा! इससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाता, तलवार उसके कंठ के आर पार हो गई। जब जेकब ने ब्लेड वापस खींचा तो खून का फव्वारा फूट पड़ा। 10 सेकंड से भी कम समय में उसने जेरी को मार डाला था। बूम! बूम! लबादा पहना शख्स इस अविश्वसनीय स्थिति से घबरा गया और पागलों की तरह गोली चलाने लगा। लेकिन जेकब इसके लिए तैयार था और उसने जेरी के शरीर को ढाल बनाए रखा। क्लिक, क्लिक, क्लिक! ट्रिगर दबाने की खाली आवाज गूंजी, जिसका मतलब था गोलियां खत्म। आखिरकार जेकब बाहर आया। वो खून से लथपथ किसी खूनी भूत जैसा लग रहा था। उसने एक पल में ही अपने और उस शख्स के बीच की दूरी खत्म कर दी। मुझे बख्श दो, एक घबराई हुई महिला की आवाज आई जो डर से भरी हुई थी। लेकिन जेकब ने पलक भी नहीं झपकाई। उसने अपनी तलवार घुमाई और बिना रुके मूठ से सीधे उसके सिर पर वार किया। अगले ही पल वो शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि जेरी भी जेकब के मुकाबले का नहीं था, तो ये उसके मुकाबले का था ही नहीं। जहां तक मिस्टर ऑब्जर्वर का सवाल था, वो अपनी जगह पर पत्थर बन गया था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य देख लिया हो। जब जेकब ने उसे बेहोश किया तो वो बिना किसी तरह के गिर पड़ा, जैसे वो पहले ही डर के मारे बेहोश हो गया हो। हालांकि जेकब वहां नहीं रुका। उसने उन तीनों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी आंखों में जानलेवा नजरों के साथ जंगल की तरफ भागा। ठीक इसी पल कुछ हिला और पेड़ों के बीच से भागा जब उसने जेकब को अपनी तरफ आते देखा। वे सब कैसे हार गए? नहीं, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हूँ? यहाँ तक कि वो बूढ़ा भी नहीं बता सकता जब मैं उससे छुपने की कोशिश करता हूँ। ये बंदा शायद अब तक सुअर होने का नाटक कर रहा था। वो परछाई दहशत में पेड़ों के बीच भागती रही, जेकब के पीछे करने से बचने की कोशिश कर रही थी। क्यों, क्यों, क्यों? ये बंदा हार क्यों नहीं मानता? बैंग! एक गोली की आवाज आई। वो सीधे परछाई के पैर पर लगी और उसने अपना संतुलन खो दिया। कुछ टहनियों से टकराने के बाद एक छोटा लबादा उड़ा हुआ शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक कांच से त्वचा वाला बदसूरत चेहरा दर्द से करहा रहा था। लेकिन जब उसने जेकब को अपनी तरफ खतरनाक नजरों से आते देखा तो वो जल्दी से पीछे हटते हुए गिड़गिड़ाया। मत, आह, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जेकब ने अचानक ताना मारा। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले तुमने 2 जायंट्स को एक ठिकाने की तरफ भेजा था? जेकब इस कमीने का शिकार करने पर इतना अड़ा इसलिए था क्योंकि ये वही ब्रॉन्ज गॉब्लिन चैड था जिसने उसे फंसाया था और डेकर के ठिकाने से भागने पर मजबूर किया था। और इस बार उसने फिर से जेरी के ग्रुप को उसके ठिकाने तक पहुंचाया था। ये सुनकर चैड की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें अविश्वास छा गया। वो उस घटना को कैसे भूल सकता था जिसने उसे उसकी मौजूदा हालत में पहुंचा दिया। उस दिन पूरे ठिकाने की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ औजारों और सूखी हड्डियों के अलावा कोई नहीं मिला। उन्होंने 2 दिन तक इंतजार भी किया, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उन्हें मिली उन हड्डियों ने जायंट्स को भड़का दिया। वे उनकी उत्पत्ति जानना चाहते थे और जब उन्होंने जांच की तो वो डार्क सिटी में लगभग बर्जर्क हो गए, खासकर मॉन्टेल, जिसने पूरी एक इमारत को मलबे में बदल दिया। ये सब इसलिए क्योंकि वो हड्डियां एक इम्प गॉब्लिन की थीं जो शायद उनका लक्ष्य था। कातिल कौन था उन्हें नहीं पता था, लेकिन इससे उनकी खोज खत्म हो गई और उन जायंट्स को डार्क सिटी में 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। चैड को भी उन जायंट्स की हरकतों की वजह से भुगतना पड़ा और उसे नुकसान ही झेलना पड़ा। चैड सबसे ज्यादा दुखी था क्योंकि वो जायंट्स के साथ था। उसे 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात, वो मॉन्टेल के गुस्से भरे मुक्के से लगभग मरते मरते बचा था। वो कैसे जिंदा बचा ये एक चमत्कार था, लेकिन उसके बाद उसे ठीक होने में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी और 1 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। उसी दौरान ये रहस्यमय व्यक्ति उसके पास आया और उसे सुरक्षा के बदले नौकरी की पेशकश की, क्योंकि चैड अपनी ट्रैकिंग स्किल्स के लिए मशहूर था। लेकिन उसे एक लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा जो किसी गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही था। और जब तक वो अनकॉमन डार्क सिटी में था, वो छिप नहीं सकता था और न ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता था। अंत में चैड के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी और जायंट्स और उसके ब्लैकलिस्टेड स्टेटस की वजह से डार्क सिटी के ज़्यादातर निवासी उसके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं थे। उस दिन से वो इस रहस्यमयी व्यक्ति के लिए काम कर रहा था, जबकि वो जायंट्स और डेकर के कातिल से नफरत करता था, क्योंकि वही उसकी दुर्दशा की मुख्य वजह थे। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रहस्यमयी कातिल फिर से दिखाई देगा और वो कातिल उसे जानता भी होगा। तूने डेकर को मारा?
वो हक्का बक्का और दहशत में उस खून से सने नकाबपोश को देख रहा था। ये कितनी विडंबना थी कि वो आखिरकार अपने दुखों के कारण से मिला और वो विरोध करने के लिए पूरी तरह बेबस था। भले ही उसने उस हरामखोर से मिलने का सपना देखा था जिसने सब बर्बाद किया था, लेकिन अब वो सपना एक दुष्स्वप्न बन गया था। जेकब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने उसे खा भी लिया। लगता है तुम उस कमीने को जानते थे। ये सुनकर चैड की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसका गला सूख गया। उसने फटी आवाज में कहा, उसकी जनजाति की वजह से ही मुझे अपनी जनजाति से निकाल दिया गया था और मुझे इस बंजर जगह में भागना पड़ा। लेकिन मेरा मतलब आपकी शांति भंग करना नहीं था। वो जाइंट्स थे। उसने नफरत में दांत भींचे। उन्होंने ज़बरदस्ती आपकी जगह नष्ट कर दी और सब कुछ ले लिया। मुझे भी बदले में दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। अगर आप मुझे बख्श द इससे पहले कि वो अपना धोखेबाज भाषण पूरा कर पाता, जेकब का ब्लेड उसकी गर्दन से गुजर चुका था और अगले ही पल उसकी फटी आंखों वाला सिर जमीन पर लुढ़क रहा था। जेकब ने चैड के धड़ की तरफ थूका, मैं जल्द ही उन जायंट्स को भी तुम्हारे पास भेजूंगा। उसने चैड को बख्शने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि इस बंदे ने 2 बार उसकी जान खतरे में डाली थी और ये अक्षम्य था। टप टप अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगीं और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जेकब भावहीन लग रहा था जब बारिश के साथ खून धुल रहा था, लेकिन असल में वो अपनी धड़कन को ध्यान से सुन रहा था। इतनी लड़ाई और दौड़ने के बाद भी मेरी धड़कन स्थिर है, बस भूख बढ़ रही है। लगता है फ्लूइड एक्सेलरेशन में महारत हासिल करना मुश्किल होगा, लेकिन जब तक मैं किसी असली खतरे का सामना नहीं करता, मुझे इसकी गलती से एक्टिवेट होने की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने अंत में बस एक मुस्कान दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपने शरीर को 30% हार्ट प्रोग्रेस के बराबर मजबूत कर ले तो उसे रेयर रीजन की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी वो इतना घमंडी नहीं था कि इस मुगालते में रहे। उसने बिना सिर वाला शरीर और सिर उठाया और जल्दी से गुफा की तरफ भागा। आज रात वो गॉब्लिन की दावत करने वाला था। गुफा में एक दर्दनाक चीख गूंजी और मिस्टर ऑब्जर्वर ने दर्द से भरी आंखें खोली। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को पथरीले फर्श से उठाया, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसने एक बड़ी आग पर एक छोटे ह्यूमनॉइड शरीर को भूनते हुए देखा। और वो पूरी तरह डर गया जब उसने हड्डियों का ढेर देखा, जिसके बगल में एक लंबे सिल्वर बालों वाला शख्स बैठा था, जिसके हाथ में अभी भी एक बड़ा कुरकुरा और जला हुआ पैर का टुकड़ा था और वो उसे किसी भेड़िए की तरह गटक रहा था। भले ही वो देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मिस्टर ऑब्जर्वर की नज़रों में वो इस वक्त किसी शैतान जैसा लग रहा था। तो आखिरकार तुमने जागने का फैसला किया, हाँ? जब जेकब की ठंडी एम्बर आंखें मिस्टर ऑब्जर्वर पर पड़ी तो उसे अपनी रीढ़ में बर्फीली ठंडक महसूस हुई और वो तुरंत पीछे की ओर रेंगा। तो वो हड्डियां है, ये तुम्हारा बॉस है। हालांकि वो बाहर से एक बदसूरत सुअर था, पर अंदर से वो काफ़ी बेहतर है। जेकब के होंठ एक शैतानी मुस्कान में मुड़ गए जब उसने मिस्टर ऑब्जर्वर के अंदाजे की पुष्टि की। मिस्टर ऑब्जर्वर की आंखें दहशत में फैल गईं। उसकी पीठ अब दीवार से जड़ी थी, लेकिन वो और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं ये शैतान उसे भी ना खा जाए। भले ही उसने कुछ खूंखार प्रजातियों के बारे में सुना था जो बुद्धिमान प्रजातियों को खा जाती थीं, लेकिन अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभव था। तुम खिलौने शैतान? गुफा के दूसरी तरफ से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। ये वही लबादे वाला शख्स था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह खुला था। हालांकि उसकी आवाज़ महिला जैसी थी, लेकिन वो वास्तव में एक हरी तचली वाला, झुर्रियों वाला बूढ़ा राक्षस था, जिसके नुकीले दांत और नाक थी। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात उसके गंजे हाथ पर एक छोटा सा सींग था। तुम ऑर्क रेस से हो ना? एक पाइन ऑर्क? जेकब ने पाइन ऑर्क के डरावने भावों की परवाह किए बिना सवाल किया। तुम आखिर हो कौन? तुम अनकॉमन रीजन में क्या कर रहे हो? पाइन ऑर्क अब जेकब से पूरी तरह डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेकब जैसा कोई अनकॉमन रीजन के डार्क सिटी में क्यों होगा। अपनी खौफनाक ताकत के साथ उसे रेयर डार्क सिटी में रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, भले ही वो वांटेड हो। अगर उन्हें पता होता कि जेकब एक छिपा हुआ राक्षस है, तो वो उसके पास जाने के बारे में सोचते भी नहीं। उसकी दौलत के पीछे जाना तो दूर की बात थी। लेकिन इसके लिए उन्हें दोषी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि जेरी अपने डेंजर सेंस से जेकब के खतरे को भांपने में नाकाम रहा था, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। उसने अपना दिमाग खपा दिया, लेकिन वो जेकब की प्रजाति को नहीं पहचान पाया। लेकिन एक बात साफ थी, जेकब की ताकत फूड चेन के सबसे ऊपर थी। उसके पास अपनी असली ताकत छिपाने की कोई अनोखी एबिलिटी भी थी, जिसे एक हॉबगॉब्लिन भी नहीं पकड़ पाया। मवेशी सवाल नहीं पूछते। जेकब ठंडी हंसी हंसा और आखिरी हड्डी ढेर पर फेंक दी। पूरे हॉबगॉब्लिन का मांस खाने के बाद वो महसूस कर सकता था कि उसकी भूख आधी मिट गई है और उसका शरीर अपने पुराने मर्दाना शाखा में लौट आया है। उसे पहले जैसी पागल भूख नहीं, बल्कि शुद्ध ताकत महसूस हो रही थी।
अगर वो फिर से जेरी से लड़ता तो अब वो उसे किसी गुड़िया की तरह नचा सकता था। तुम ये क्या है? जेकब ने अचानक एक तरफ से एक छोटी कांच की शीशी उठाई जो आधे काले क्रिस्टल लिक्विड से भरी थी। ये उसे पाइन ऑर्क के गले में एक चेन से लटकी मिली, जैसे ये उसके लिए बेहद कीमती थी। इसलिए लूट के सारे सामान में से इसने उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा जगाई थी। पाइन ऑर्क की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा ऐसे ऐंठ गया जैसे उसका दिल फट गया हो, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहता था। हालांकि उसके होठ अपने आप हिले। ये एडवांस्ड अनकॉमन ग्रेड टाइटन टीयर्स है। ये एक प्राचीन अमृत है जो एपिक रैंक से नीचे की किसी भी प्रजाति को बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी सीमा तोड़ने में मदद कर सकता है। मैं इसे लेने वाला था तुम्हारा काम तमाम करने के बाद। ये अप्रत्याशित जवाब सुनकर जेकब की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि पाइन ऑर्क की आंखें दहशत में फैल गईं जब उसने अपना माथा छुआ जहां अब एक गहरा घाव था। उसे अचानक वो पैरासाइट जेम याद आया जो वे जेकब को गुलाम बनाने के लिए लाए थे। वो चिल्लाया, तुमने मुझे गुलाम बना लिया? जेकब इस पैरासाइट जेम से काफ़ी संतुष्ट था, जिसने उन्हें बोलने पर मजबूर किया। अब वो पाइन ऑर्क और मिस्टर ऑब्जर्वर दोनों का मालिक था। तो ये सीमा तोड़ने में मदद कर सकता है, जैसे कोई पावर अपग्रेड। जेकब ने छोटी शीशी और पाइन ऑर्क के फटे हुए चेहरे को देखा। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया और उसने शीशी खोली और एक नन्ही बूंद ले ली। जैसे ही बूंद उसके मुंह में पिघली, उसे लगा जैसे उसकी जीभ पर एक गर्म ऊर्जा बम फट गया हो और फिर वो उसके पूरे शरीर में फैल गया। कुछ ही सेकंड्स में जेकब को लगा कि उसकी भूख 5% कम हो गई है। उसकी आंखें अविश्वास से उस छोटी शीशी और उसमें बचे लिक्विड को देखने लगीं। पाइन ऑर्क के डरे हुए चेहरे की परवाह किए बिना उसने खुशी के साथ जल्दी से पूछा, ये टाइटन टीयर्स है, समझाओ तुम्हें ये कैसे मिला और इसकी रेसिपी कहाँ है? ये टाइटन टीयर्स? समझाओ कि तुम्हें ये कैसे मिला और इसकी रेसिपी कहाँ है? जेकब की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी बूंद ने उसकी भूख को 5% तक कम कर दिया था। और ये कोई अस्थायी राहत नहीं थी, वो अपने शरीर में बढ़ती ताकत महसूस कर सकता था। उसे याद था कि इमोटिका ने कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा भोजन एलिमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा था कि ये सिर्फ मांस से होना चाहिए। हालांकि वो जानता था कि उसे रेयर रीजन में कोई ख़ास फल, पौधे या जड़ी बूटियाँ मिल सकती हैं, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे ये तथाकथित अमृत मिल जाएगा जो एक रेयरर स्पीशीज़ के मांस से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उसने इसे सिर्फ इसलिए टेस्ट किया था क्योंकि वो पाइन ऑर्क के विवरण और टाइटन टीयर्स के असर को सुनकर उत्सुक हो गया था। और तो और वो बता सकता था कि ये टाइटन टीयर्स शायद वही अमृत है जिसके बारे में जेरी बात कर रहा था। इसलिए वो देखना चाहता था कि इन लोगों ने टाइटन टीयर्स बनाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। और अब उसे समझ आ गया था। पाइन ऑर्क जेकब को अपना सबसे बड़ा राज नहीं बताना चाहता था, लेकिन चूंकि वो गुलाम था, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने बताया, मैं रेयर रीजन के पोशन एल्केमी गिल्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। 12 साल पहले जेरी मेरे पास आया था। उसके पास एक खंडर का नक्शा था और उसे एक इंटरमीडिएट पोशन एल्केमिस्ट की मदद चाहिए थी, इसलिए मैं मान गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि जेरी ने वो पुराना नक्शा हॉबगॉब्लिन कबीले और एक गुप्त संगठन से चुराया था। मुझे उनका नाम नहीं पता, जेरी हमेशा उसे अपने तक ही रखता था। लेकिन जब हम उस खंडर में पहुँचे और हमें एक धातु का संदूक मिला, उस संदूक में एक पुरानी किताब थी जिसका नाम था टाइटन टीयर्स। ये अनकॉमन ग्रेड से एपिक ग्रेड तक के पोशन के फॉर्मूलों का एक सेट था। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक प्राचीन अमृत था जो किसी भी प्रजाति को ब्लड लाइन लिमिटर तोड़ने में मदद कर सकता है। और अगर हम एपिक ग्रेड टाइटन टीयर्स बना सकें तो एपिक रैंक को भी तोड़ा जा सकता है। हालांकि लो रेयर ग्रेड टाइटन टीयर्स के लिए ही ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। एपिक ग्रेड तो दूर की बात थी। फिर भी सिर्फ अनकॉमन ग्रेड टाइटन टीयर्स हमारी ताकत को रेयर प्रजातियों के पीक तक बढ़ाने के लिए काफ़ी था। लेकिन इससे पहले कि हम जश्न मना पाते, हॉबगॉब्लिन कबीले और उस गुप्त संगठन ने हम पर एम्बुश कर दिया। उन्होंने किसी तरह जेरी को ट्रैक कर लिया था और संदूक मिलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे इसे छीन सकें। लेकिन जेरी भी तैयार था और उसने एक बेहद दुर्लभ ब्लैक पॉइजन बम का इस्तेमाल किया और सबको मार डाला। अगर उसने मुझे मारक ना दिया होता तो मैं भी मर जाता। लेकिन उसे ये अमृत बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट पोशन अल्केमिस्ट की ज़रूरत थी और इसने हमें तब से एक साथ बांध दिया। हालांकि इस अमृत के लिए जेरी के साथ भगौड़ा बनना भी जायज़ था। फिर भी हमने उस गुप्त संगठन को कम आंका। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि हम चुपके से टाइटन आयरन खरीद रहे हैं और उन्होंने हमें फिर से ट्रैक कर लिया। लेकिन अमृत लेने के बाद जेरी की ताकत बढ़ गई थी, जिससे हम बाल बाल बचे और सीधे अनकॉमन डार्क सिटी में भाग आए और 5 साल तक छिपे रहे। जब हमें यकीन हो गया कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, तभी हम फिर से सामने आए, लेकिन डार्क सिटी छोड़ने की हिम्मत नहीं की।
जेकब ने उसे इसी वक्त रोक दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारी पूरी एडवेंचर स्टोरी नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला अभी कहाँ है? दांत पीसते हुए पाइन ऑर्क ने अनिच्छा से कहा। अनचाहा ध्यान ना खींचने के लिए जेरी ने पॉन शॉप खोल ली और मैं पोशन टावर में पोशन मेकर बन गया। हम सिर्फ तभी संपर्क करते हैं जब टाइटन टीयर्स की बात होती है, और फॉर्मूला मेरी वर्कशॉप में है। जेकब की आंखें चमक उठीं। ये तो मेरे लिए छप्पर फाड़ के मिला है। अगर मैं टाइटन टीयर्स बड़ी मात्रा में बना सकूं तो मैं बिना किसी परिणाम की चिंता किए प्रगति कर सकता हूं। शायद पोशन एल्केमी गिल्ड में ऐसे और भी पोशंस हो। डेकर ने भी लिखा था कि कई एल्केमी फॉर्मूले थे। वे उसके अपोथेकरी एल्केमी गिल्ड के टॉप सीक्रेट थे, और उसने भी उन्हें अपने जर्नल में लिखने की हिम्मत नहीं की। जेकब ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अचानक इस एल्केमी में इतनी दिलचस्पी हो जाएगी। इस एल्केमी गिल्ड की कई शाखाएं थीं और ये बताना मुश्किल था कि कौन सी सबसे प्रमुख है, लेकिन ये उसके सीखने का वक्त या जगह नहीं थी। जेकब ने बेजान पाइन ऑर्क को तीखी नज़रों से देखा और कहा, बारिश रुकने के बाद ही हम डार्क सिटी के लिए निकलेंगे। तुम मेरे लिए टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला लाओगे, और चूंकि तुम एक पोशन एल्केमिस्ट हो, तुम काफ़ी अमीर होगे। मैं तुम्हारे नाम की हर चीज़ और तुम्हारा सारा जमा सोना अपने खाते में चाहता हूँ। साथ ही अपना स्टाफ पैक करो और जेरी की दुकान पर चले जाओ। तुम वहाँ एक अच्छे गुलाम की तरह मेरे लिए काम करोगे। तुम शैतान! पाइन ऑर्क का दिल ये सुनकर फटने को था और वो लगभग जेकब पर झपट ही पड़ा। शांत हो जाओ, जेकब ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, और पाइन ऑर्क अपनी जगह पर चिपक गया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखें खून से लाल थीं। फिर जेकब ने मिस्टर ऑब्जर्वर की तरफ देखा, जो पीले चेहरे के साथ चुपचाप सुन रहा था। उसने सख्ती से पूछा, जेरी के पास कितनी संपत्ति है? मिस्टर ऑब्जर्वर भी पाइन ऑर्क जैसा ही था। उसने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया, जेरी पॉन शॉप और उसके अंदर की सारी चीज़ें। टॉप फ्लोर पर एक गुप्त सेफ है जहां वो अपने पैसे रखता है, और दुकान के कागजात भी वहीं हैं। जहां तक उसके बैंक अकाउंट की बात है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी उस सेफ में रखे ज़ोडियाक मनी ट्रांसफ़र डिवाइस में सेव होगी। अगर आपके पास उसका फिंगरप्रिंट और खून है तो आप सारी दौलत अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जेकब की आंखें खुशी की झलक के साथ चमक उठीं। यही असली वजह थी कि उसने उन दोनों को बख्श दिया था। वो जानता था कि जेरी डार्क सिटी में बेहद अमीर था, और उसकी दौलत को ऐसे ही छोड़ देना एक बर्बादी होगी। उसे पैसों की ज़रूरत थी, और मिस्टर ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि जेरी अपनी दौलत कहाँ रखता है, क्योंकि वो उसका गुलाम था। जहाँ तक पाइन ऑर्क की बात थी, उसे नहीं पता था कि उसका जेरी के साथ क्या रिश्ता था, लेकिन चूंकि उसकी ताकत भी ए रैंक थी, वो उसे मारना नहीं चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो और फ़ायदे उठा सकता है और साथ ही टाइटन आयरन का राज जान सकता है। अब वो बेहद खुश था कि उसने इन दोनों को बख्श दिया, वरना उसे टाइटन टीयर्स फॉर्मूला और उसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में कभी न पता चलता। हम तुम्हारे सुझाव के अनुसार ही करेंगे। जब हम वापस आएंगे तो दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर देना और वेयरहाउस और लॉग्स साफ कर देना। इसमें कितना समय लगेगा? जेकब ने पूछा। उसे जेरी का बिजनेस संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बोझिल होता, और टाइटन टीयर्स के बारे में जानने के बाद उसके पास दूसरे प्लान थे। मिस्टर ऑब्जर्वर ने एक पल सोचा और जवाब दिया, अगर हमने कुछ नहीं खरीदा और सारा रिजर्व बेच दिया तो सिर्फ 5 या 6 महीने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास कई खरीदार हैं। लेकिन हम सब कुछ आसपास की दूसरी दुकानों को भी बेच सकते हैं। इसमें कम समय लगेगा, लेकिन मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा। जेकब ने सोचा, मैं तुम्हें पूरा वेयरहाउस साफ करने के लिए 7 महीने दे रहा हूँ। स्टाफ के वेतन को छोड़कर सब कुछ मेरे खाते में जाएगा। तुम्हारी बचत भी शामिल है, समझे? मिस्टर ऑब्जर्वर का दिल टूट गया जब उसने आखिरी हिस्सा सुना, और उसने बेबसी से सिर हिला दिया। फिर जेकब ने पाइन ऑर्क की तरफ देखा, जो अपनी आत्मा खो चुका लग रहा था, और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। टाइटन टीयर्स की एक बूंद बनाने के लिए तुम्हें कितने अनकॉमन टाइटन आयरन की ज़रूरत होती है? उसने बेजान तरीके से जवाब दिया, टाइटन टीयर्स के मुख्य घटक के रूप में अंतिम मात्रा टाइटन आयरन की शुद्धता पर निर्भर करती है। जैसे वो टाइटन आयरन जो तुमने जेरी को बेचा था। मैं 89% शुद्धता वाले 3000 ग्राम टाइटन आयरन से सिर्फ 2 टियर 3 टाइटन टीयर्स ड्रॉप बना सका। ये टियर 3 किस बारे में है? जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। किताब में शुद्धता के 3 टीयर्स दर्ज हैं। टियर 1 अनकॉमन टाइटन टीयर्स 10% से 30% शुद्ध टाइटन आयरन से बनते हैं। टियर 2 31% से 70% शुद्धता के साथ, और टियर 3 70 से 90% शुद्धता के साथ। एक और टियर है जिसे परफेक्ट टियर कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी, क्योंकि हमें टाइटन आयरन एसेंस की ज़रूरत थी जिसकी शुद्धता 90% से ऊपर हो। मैंने ऐसे मटेरियल के बारे में कभी नहीं सुना। जेकब ने एक पल सोचा और फिर हंसा। चूंकि तुमने इसे कभी नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये मौजूद नहीं है।
बहरहाल मेरे पास 120 किलो से ज़्यादा टाइटन आयरन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे टाइटन गियर्स में बदलो और साथ ही मुझे पूरी प्रक्रिया सिखाओ। इतना सारा? तुम्हें ये कहाँ से मिला? पाइन और टाइटन आयरन की मात्रा सुनकर सवाल किए बिना नहीं रह पाया। जेकब ने सोचा और एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अब मुंह बंद रखो और मुझे खाने दो। पाइन और क्या मिस्टर ऑब्जर्वर के डरे हुए चेहरों की परवाह किए बिना उसने ब्रॉन्ज गॉब्लिन का कुरकुरा पैर तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। जेरी पॉन शॉप की टॉप फ्लोर पर। मिस्टर ऑब्जर्वर ने बंद दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक एक तरफ हो गया। जेकब हाथ में 2 बैग्स लिए बड़े इत्मीनान से उस जानी पहचानी आलीशान मंजिल में दाखिल हुआ। जेरी और चैड को मारे हुए 20 घंटे बीत चुके थे। बारिश रुकने के बाद जैसा उसने प्लान किया था, वो मिस्टर ऑब्जर्वर और टनी, जो पाइन और का नाम था, को वापस अनकॉमन डार्क सिटी ले आया, जहां वो इतनी जल्दी लौटने वाला नहीं था। इस बार उसने 1 साल का सिटी पास खरीदा और सबसे पहले पोर्टियन टावर जाकर टनी के काम को निपटाया। चूंकि वो पोर्टियन टावर के सबसे अच्छे पोशन मेकर्स में से एक था, मालिक उसे जाने देने में बेहद आनाकानी कर रहा था। उसने उसे रोकने के लिए लगभग भीख तक मांगी। लेकिन टनी उसे अपनी दुर्दशा कैसे बताता कि उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जेकब उसे कंट्रोल कर रहा है और ये शैतान उसे किसी भी पल खा सकता है। जेकब ने टनी के उदास चेहरे की परवाह नहीं की और उसे सीधा पॉन शॉप ले गया, जो मैनेजर द्वारा अभी भी ठीक से चलाई जा रही थी। स्टाफ को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका दरिया दिल बॉस मर चुका है और उसकी जगह कातिल ने ले ली है। भले ही उन्हें पता होता, जब तक उन्हें काम के पैसे मिल रहे थे, उन्हें परवाह नहीं थी कि उनका बॉस कौन है या वो अपने खाली समय में क्या करता है। ये जगह डार्क सिटी थी, यहाँ एक राहगीर भी कातिल हो सकता था। जेकब ने जेरी की सीट पर कब्जा किया, दोनों गुलामों को देखा और कहा, बैठो। मिस्टर ऑब्जर्वर बैठ गया। उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी और वैसे भी वो पहले से गुलाम था, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो जेकब के प्रति और भी सम्मानजनक और आज्ञाकारी था, क्योंकि जेकब बेहद ताकतवर था। उसे डर भी था कि अगर उसने जेकब को नाराज किया तो वो उसे खा जाएगा। टनी गुलामी में नया था। जेरी ने भी उसकी स्किल्स की वजह से उसे गुलाम नहीं बनाया था और उसे एक पार्टनर के रूप में रखना गुलाम बनाने से कहीं बेहतर था। लेकिन जेकब को उसकी स्किल्स या अहमियत की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे बेरुखी से ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मवेशी यानी लाइफ स्टॉक हो। हालांकि वो जानता था कि उसकी किस्मत अब सील हो चुकी है, जब तक कि कोई जेकब को मार ना दे, जिससे वो और भी निराश हो गया। उसने अपना बड़ा बैग एक तरफ रखते हुए बैठ गया। इसे यहां रखो, जेकब ने ठंडे स्वर में आदेश दिया जब उसने देखा कि यह बंदा अभी भी इशारों को नहीं समझ पा रहा है। वो सोच रहा था कि क्या और क्रेज बेवकूफ़ों से भरी है। टनी ने बेमन से बैग मेज पर रखा और आह भरी। ये अनिवार्य था। जेकब ने बैग अपनी ओर खींचा और खोला। उसमें पोषण बनाने के कई औजार और किताबें थी। उसने धीरे धीरे उन्हें मेज पर रखा और व्यवस्थित किया। इनमें से टाइटन टीयर्स वाली कौन सी है? उसने किताबों की छोटे ढेर को देखते हुए पूछा। टनी ने ढेर से एक गहरे सलेटी रंग की किताब निकाली, जो काफी पुरानी लग रही थी, और उसे जेकब के सामने रख दिया। जेकब ने उत्सुकता से सादे कवर को देखा, जिस पर कुछ नहीं लिखा था। अगर वो टनी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो उसे लगता कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने उसे खोला और देखा कि किताब के शब्द उसके लिए पूरी तरह अनजान थे। उसने भौहें से कोड़ी, ये कौन सी भाषा है? ये प्राचीन दार्शनिकों की भाषा है। एल्केमी गिल्ड के हर इंटरमीडिएट रैंक मेंबर इस भाषा के संपर्क में आता है, क्योंकि लगभग सभी प्राचीन एल्केमी ग्रंथ इसी भाषा से अनुवादित है। टनी ने थोड़े गर्व के साथ जवाब दिया। दिलचस्प। जेकब के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। चूंकि तुम्हें इस पर इतना गर्व है, तो तुम पक्का ये भाषा जानते होगे, और अब तुम मुझे पोषण एल्केमी के साथ साथ ये भाषा भी सिखाओगे। ये सुनकर टनी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। मेज पर बिलों के 5 बंडल और सिक्कों का एक छोटा बैग भी था, जो टनी की जमा पूंजी थी। जेकब ने बिना पलक झपकाए उन्हें जेब में रख लिया और फिर ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस उठाया और उसे खींचे हुए टनी के सामने रख दिया। उसने हुक्म दिया, खाता संख्या 225401 पर एक पैसा ट्रांसफर करो। टनी की उंगलियां कांप रही थी जब उसने ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस को एक्टिवेट किया, जो फोन जैसा था। एक्टिवेट होने पर उसने अपने अंगूठे को उस निशान पर दबाया जिसके बीच में एक छोटी सुई थी। यह ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस का एक्टिवेशन तरीका था। ज़ोडियाक टॉरस बैंक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए व्यक्ति को न सिर्फ फिंगरप्रिंट बल्कि ब्लड टेस्ट की भी जरूरत होती थी। जब टनी सफलतापूर्वक लॉगिन हुआ तो पूरी डिटेल के साथ उसका बैंक बैलेंस सामने आया, जो था
32,98,090 गोल्ड कॉइन्स। ये उसकी जीवन भर की कमाई थी, लेकिन कुछ ही क्लिक्स के बाद ये जीरो में बदल गया। जेकब का अपना ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस एक्टिव था और जब उसे नोटिफिकेशन मिला तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये तो बिजनेस खोलने और शुरू से शुरुआत करने से कहीं ज़्यादा आसान था, जेकब ने सोचा। इस वक्त उसे एक और नोटिफिकेशन मिला कि वो अपने अकाउंट को जी टियर से एफ टियर में अपग्रेड कर सकता है और ये प्रक्रिया ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस से भी हो सकती थी। जेकब बैंक की कार्यक्षमता से संतुष्ट था और उसने जल्दी से प्रक्रिया पूरी की, जिसमें उसे बस स्कैनर पर अपना अंगूठा दबाना था। अब वो एफ टियर बैंक अकाउंट के फायदों का आनंद ले सकता था। मुझे लगता है कि मैं जेरी के अकाउंट के साथ इसे ई या डी टियर तक अपग्रेड कर सकूंगा, उसने सोचा। उसने बेजान टनी को देखा जो जीने की वजह खो चुका लग रहा था और ठंडे स्वर में कहा, इस जगह में अपनी वर्कशॉप सेट कर लो। अगर तुम्हें टाइटन टियर्स या उपकरणों के लिए किसी सामग्री की ज़रूरत हो तो लिस्ट बना लो। 10 घंटे आराम करने के बाद हम काम शुरू करेंगे। तुम जा सकते हो। टनी ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और विशाल फर्श की दूसरी तरफ चला गया, जो 100 पोर्शन वर्कशॉप्स के लिए काफ़ी था। जेकब ने आखिरकार मिस्टर ऑब्जर्वर की तरफ देखा, जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। जेकब सोच रहा था कि क्या इसीलिए उसका कोड नेम ये है। उसने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, उस आदमी की तुलना में मुझे तुम्हारा व्यवहार ज़्यादा पसंद है। अगर तुम अपना किरदार अच्छे से निभाओगे और जैसा मैंने कहा वैसा करोगे तो हो सकता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें आज़ाद कर दूं। ये सुनकर मिस्टर ऑब्जर्वर चौंक गया और उसकी आंखों में एक उन्मादी चमक आ गई। उसने जल्दी से झुककर कहा, बॉस, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पहले जो हुआ, ठीक है, बस करो। मैं समझता हूं वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जेकब ने ठंडे स्वर में उसकी बात काट दी। मिस्टर ऑब्जर्वर ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और शुक्रगुजार होकर सिर झुकाया। जेकब ने बात जारी रखी, अब जब ये सब हो गया है, मुझे जेरी की सीक्रेट तिजोरी दिखाओ। प्रोत्साहित होकर मिस्टर ऑब्जर्वर जल्दी से जेकब को पीछे वाले कमरे की तरफ ले गया। जब वे इस कमरे में दाखिल हुए तो ये बाहरी हिस्से जैसा आलीशान नहीं था, बल्कि एक साधारण कमरा था जिसमें कुछ ट्रेनिंग उपकरण और कोने में एक बिस्तर था। मिस्टर ऑब्जर्वर ऐसे चला जैसे वो इस जगह कई बार आ चुका हो। उसने जल्दी से बेड के पास रखी इकलौती बुकशेल्फ से एक पतली किताब खींची। बुकशेल्फ से एक क्लिक की आवाज आई और फिर कुछ खुलने की चरमराहट सुनाई दी। जेकब मुस्कुराया जब उसने देखा कि शेल्फ बस एक दरवाजा था और उसके पीछे 7x6 फीट का मेटल डोर था जिस पर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा था। तो कॉम्बिनेशन क्या है? उसने अनिश्चितता से मिस्टर ऑब्जर्वर को देखा। अब तक जो उसने देखा था उससे जेरी एक महामूर्ख के अलावा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि मिस्टर ऑब्जर्वर उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता था। उसे नहीं पता था कि वो पैरासाइट जेम की वजह से लापरवाह था या नहीं, लेकिन वो जानता था कि अगर वो उसकी जगह होता तो किसी को अपने बारे में इतना जानने नहीं देता। और जेकब का शक तब पुख्ता हो गया जब मिस्टर ऑब्जर्वर ने बड़ी आसानी से कॉम्बिनेशन लॉक घुमाना शुरू कर दिया। ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ था। कोई हैरानी नहीं कि उसने टाइटन टियर्स का फॉर्मूला भी उस बेवकूफ़ टनी के पास छोड़ दिया था। अगर मैं उसकी जगह होता तो बहुत पहले भाग चुका होता। ये लोग बेवकूफ़ों की एकदम सही जोड़ी थी। मुझे हैरानी है कि वे टाइटन टियर्स जैसा गर्म हालू हाथ में लेकर इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रहे। जब जेकब ये सोच रहा था तो मिस्टर ऑब्जर्वर ने तिजोरी खोल दी। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे कॉम्बिनेशन बताओ और जाकर उस पाइन फेस वाले जोकर से पूछो कि उसे क्या चाहिए और सब इंतज़ाम करो। साथ ही उस काम को भी शुरू करो जो मैंने गुफा में बताया था। अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिसे तुम संभाल नहीं सकते तो मुझे रिपोर्ट करना। जेकब ने निर्देश दिए और मिस्टर ऑब्जर्वर को जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहता था कि जब वो अपनी दौलत गिन रहा हो तो वो आसपास रहे। मिस्टर ऑब्जर्वर के जाने के बाद जेकब ने उम्मीद से तिजोरी का दरवाज़ा खोला। जब तिजोरी खुली तो उसमें कुल 10 ब्रैकेट थे। उनमें से 6 सुनहरे बिलों से भरे हुए थे। वहाँ लगभग 10 मिलियन या उससे ज़्यादा के सुनहरे नोट थे। जेकब के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने कुछ कागजात और उनके साथ ज़ोडियाक मनी ट्रांसफर डिवाइस देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक्टिवेट कर दिया। जब जानी पहचानी स्क्रीन दिखाई दी तो जेकब के हाथ में एक कटा हुआ अंगूठा प्रकट हुआ। ये जेरी का इकलौता हिस्सा था जिसे जेकब ने नहीं खाया था। ये अभी भी गर्म था क्योंकि ये इन्फिनिटी पेंडेंट के अंदर था। उसने उसे स्कैनर पर दबाया और अगले ही पल बैंक अकाउंट खुल गया। 61,40,812। जैकोब की आंखों में खुशी की चमक कौन गई जब उसने ये नंबर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सब कुछ अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इस बंदे की दौलत टोनी जैसे पोशन मेकर से 2 गुनी थी, क्योंकि डार्क सिटी में उसका अपना बिजनेस था। अगले ही पल जैकोब को सफल ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन मिला और उसके खाते में कुल राशि
94.3 मिलियन यानी 9 करोड़ 43 लाख हो गई। वो डी टियर अकाउंट पाने से सिर्फ 5 मिलियन दूर था। उसे तुरंत अपने खाते को एफ टियर से ई टियर में अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन मिला। उसने इसे तुरंत पूरा किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी दौलत के शिखर पर खड़ा था, ये छोटी सी दौलत उसे चौंकाने के लिए काफ़ी नहीं थी। ये खुशी बस पल भर की थी, इससे पहले कि उसने अपना डिवाइस रखा और जेरी के ZMT डिवाइस को कुचल दिया। हर किसी का ZMT डिवाइस उनके साथ रजिस्टर होता था और अगर आपको इसे बदलना है तो बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, जिसकी जैकोब को ज़रूरत नहीं थी। बैंक खाते का मामला निपटाने के बाद उसने आखिरकार तिजोरी यानी सेफ की दूसरी चीज़ों को देखा। पैसे के अलावा वहाँ कुछ कागजात थे। उन्हें सरसरी तौर पर देखने के बाद उसे दुकान की डीड और जेरी के बिजनेस से जुड़े कुछ लॉग्स मिले। जिस चीज़ ने जैकोब का ध्यान खींचा वो थे 2 मुड़े हुए चर्म पत्र। एक पुराना नक्शा था जिसे जैकोब ने सोचा कि ये उस खंडहर का होगा जहां उन्हें टाइटन टीयर्स फॉर्मूला मिला था। दूसरा भी एक नक्शा था, लेकिन उसमें दर्ज क्षेत्र बेहद विशाल था और उस नक्शे के ऊपर 3 शब्द लिखे थे, रेरर रेस रीजन। जैकोब की आंखें चमक उठीं जब उसने नक्शे को और ध्यान से देखा। उसके पास रेयर रीजन का भी नक्शा नहीं था, लेकिन अब उसके पास रेयर रीजन का नक्शा था तो वो स्वाभाविक रूप से उत्सुक था। हालांकि वो तब मोहित हो गया जब उसने एक चिन्हित रास्ता देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये रेयर रीजन की तरफ जाने वाला कोई गुप्त रास्ता हो सकता है? जैकोब ने अनुमान लगाया और बाद में टुनी से पूछताछ करने का फैसला किया। टाइटन टीयर्स अमृत के बारे में जानने के बाद वो जानता था कि अब वो अपनी ताकत बेहद तेज रफ्तार से बढ़ा सकता है, जिसका मतलब ये भी था कि उसे किसी न किसी स्तर पर शक्तिशाली प्रजातियों के दिलों की ज़रूरत होगी। अभी उसकी भूख 70% खत्म हो चुकी थी और अपनी मौजूदा दौलत से वो और रेयर स्पीशीज़ का मांस खरीद सकता था और अपनी भूख को पूरी तरह खत्म कर सकता था। और तो और अब उसके पास 1 रेयर हार्ट और 3 रेयर हार्ट्स थे। वो जल्द ही इनसे 40% प्रोग्रेस पार कर सकता था। उस समय वो टुनी द्वारा बनाए गए टाइटन टीयर्स का इस्तेमाल करके अपनी भूख को बर्दाश्त करने लायक स्तर तक कम कर सकता था। मुझे अपने मौजूदा टाइटन आयरन भंडार से बने टाइटन टीयर्स के साथ अपनी हार्ट प्रोग्रेस को 50% तक पूरा कर लेना चाहिए। इस बीच मैं पोशन मेकिंग और वो भाषा सीखूंगा। उस स्तर पर रेयर रीजन शायद मुझे सूट ना करे, लेकिन पहले मुझे जेरी की स्थिति का पूरा फायदा उठाना होगा। 7 महीनों में मुझे 50% प्रोग्रेस रेट तक पहुंचना है। जैकोब की आंखों में एक शातिर चमक थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो डार्क सिटी में किसी से नहीं डरता था और उसने इन 7 महीनों में अपनी तरक्की के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार किया। इसके बाद जैकोब ने एक जाना पहचाना मगर अनजाना डिवाइस देखा और उसे उठा लिया। ब्लड लाइन स्कैनिंग डिवाइस, ये वाला हायर ग्रेड का लगता है। जैकोब ने जल्दी से उस 12x14 इंच के डिवाइस को ऑन किया। काफ़ी समय हो गया था जब उसने अपनी ताकत इस डिवाइस से नापी थी। एक वजह यह थी कि उसके पास जो डिवाइस था अब वो उस पर कोई डेटा नहीं दिखाता था और उसकी प्रजाति, लिंग और उम्र के अलावा सब कुछ अज्ञात था। जैकोब ने जाना पहचाना मेन्यू देखा और अपना अंगूठा सुई पर दबाया और काली स्क्रीन पर पुराने डिवाइस की तरह काउंटडाउन शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, ब्लड एनालिसिस पूरा हुआ, परिणाम देखने के लिए कृपया बटन दबाएं। जैकोब ने बिना हिचकिचाहट के पहला बटन दबाया। प्रजाति इंसान अनकॉमन, लिंग पुरुष, आयु 25, ब्लड फोर्स 9000 प्लस। नोट, आपको सटीक ब्लड फोर्स मापने के लिए हायर ग्रेड डिवाइस खरीदना होगा। ब्लड लाइन अज्ञात। ये ब्लड फोर्स क्या है? क्या ये रेयर रीजन का कोई ताकत मापने वाला मीटर है? जैकोब ने अनिश्चितता के साथ बुदबुदाया और टुनी से इसके बारे में पूछताछ करने का मानसिक नोट बना लिया। फिर उसने अगला बटन दबाया, ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट। मौजूदा डिवाइस से अज्ञात ब्लड लाइन को नहीं मापा जा सकता। अभी भी अज्ञात हैं? जैकोब मुश्किल से हंसा क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी और उसने बिना किसी उम्मीद के आखिरी बटन दबाया, ब्लड लाइफ स्पैन अज्ञात। सिर हिलाते हुए उसने डिवाइस बंद कर दिया। उसे इतनी तो उम्मीद थी ही क्योंकि उसका शरीर बहुत पहले ही म्यूटेट हो चुका था और हमेशा बदल रहा था। अपनी पहचान एक इंसान के रूप में बनाए रखना ही एक चमत्कार था, लेकिन वो जानता था कि शायद ये भी ज़्यादा समय तक ना रहे। इस डिवाइस के बाद उसे एक हरा आईडी कार्ड मिला जो जेरी का था और उसने उसे रख लिया क्योंकि ये काम आ सकता था, क्योंकि ये रेयर रीजन का था। इन चीज़ों के अलावा तिजोरी में ऐसा कुछ दिलचस्प नहीं था जिसने जैकोब का ध्यान खींचा और उसने तिजोरी बंद करके लॉक कर दी। आखिरकार उसे सांस लेने की जगह मिली। जैकोब किंग साइज बेड की तरफ बढ़ा और बस लेट गया, छत को घूरते हुए। वो महीनों से सफ़र कर रहा था और ये बहुत समय बाद था जब उसे कोई खतरा या तनाव महसूस नहीं हो रहा था। एक अजीब सी राहत उसे मिली और वो अनजाने में ही सो गया। जब जैकोब ने जेरी को मारा तो उसे नहीं पता था कि एक अजीब सिग्नल छोड़ा गया था और ठीक 24 घंटे बाद एक अज्ञात स्थान पर नकाबपोशों के बीच एक मीटिंग हो रही थी। सब लोग, मैंने आप सबको यहाँ 2 खबरें सुनाने के लिए बुलाया है। वो नकाबपोश शख्स जो इस कमरे में अकेला बैठा था कर्कश आवाज़ में बोला। उसके सामने 12 लोग खड़े थे और 2 उसके दोनों तरफ खड़े थे। वे सभी बिना कोई आवाज़ किए उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने जारी रखा, पहला लगता है कि बैंक के किसी व्यक्ति ने अनकॉमन रीजन में हमारे मिशन में दखल दिया है। क्या उन्हें नरभक्षी योजना के बारे में पता चल गया?
ये हम अभी पक्के से नहीं कह सकते, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें रोका था, माना जाता है कि उसके पास 1 स्टार ए रैंक की ताकत है और उसके पास कम से कम टाइप 0 टेक्नोलॉजी है। तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो बस एक राहगीर था, लेकिन हम पहली संभावना को भी खारिज नहीं कर सकते। बैठे हुए व्यक्ति ने भावहीन होकर जवाब दिया। दूसरी घोषणा के बारे में क्या? किसी ने गंभीर स्वर में पूछा। दूसरा ये है कि रोग स्कल नंबर A13893331 की ब्रेन चिप कल ऑफलाइन हो गई, जिसका मतलब है कि वो मर गया है। रोग स्कल नंबर A13893331? क्या आपका मतलब उस भगोड़े हॉबगॉब्लिन से है जिसे हम जानबूझकर जिंदा रख रहे थे? किसी ने हैरानी से पूछा। हाँ, व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि हमने जानबूझकर उसे टाइटन टीयर्स फार्मूला के साथ भागने दिया था और नरभक्षी योजना में उसके लिए हमारे अपने प्लान थे, लेकिन लगता है किसी ने उसे भी मार दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने नरभक्षी योजना के बारे में जानकारी लीक कर दी हो और अब वे हमारे प्याजों को एक एक करके मार रहे हो? कोई गंभीर स्वर में चिल्लाया। रोग स्कल नंबर A389331 की मौजूदा ताकत 3 स्टार ए रैंक थी, तो हो सकता है कि उसे मारने वाला वही व्यक्ति ना हो और ये एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित संयोग हो। लेकिन अगर जानकारी सचमुच लीक हुई है तो हमारे बीच एक गद्दार है, क्योंकि सिर्फ इस कमरे में मौजूद लोगों को ही नरभक्षी योजना और उसके विवरण के बारे में पता है। लेकिन ये नामुमकिन है। हम सबके दिमाग में ब्रेन चिप लगी है। जिस पल हम संगठन के बारे में कुछ बोलेंगे या धोखा देने का सोचेंगे भी, हमारा सिर फट जाएगा। किसी ने जल्दी से इसका खंडन किया और सबने इस दावे का समर्थन किया। बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ इस पल बर्फीली हो गई। इसीलिए मैंने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन बस सुनिश्चित करने के लिए हर किसी की एक पूरी स्कैनिंग होगी। अगर तुम लोग दोषी नहीं हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने विरोध नहीं किया, ना ही मना करने की हिम्मत की, और जल्दी से सहमत हो गए। ठीक है, पहले स्कैनिंग रूम में जाओ और फिर हम बात करेंगे। सभी जल्दी से हॉल छोड़कर चले गए, सिवाय उस व्यक्ति के पास खड़े 2 लोगों के। अगर वे सभी क्लीन निकले तो आपका प्लान क्या है? उसकी बाईं ओर से एक मधुर आवाज़ गूंजी। जब स्कैनिंग पूरी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हमें कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी। मैं अनकॉमन रीजन में जांच के लिए स्कल नंबर 1000 और स्कल नंबर 9999 को भेजने की योजना बना रहा हूँ। अगर ये सिर्फ एक संयोग है तो वे नरभक्षी योजना की निगरानी करेंगे जब तक कि वो शुरुआती चरण तक नहीं पहुंच जाती। और अब टाइटन टीयर्स फार्मूला वापस लेने का समय आ गया है। इसे हम किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकते। लीडर ने भावहीन होकर जवाब दिया। क्या आप सचमुच 5 अंकीय और 4 अंकीय स्कल्स को उस बंजर जगह भेज रहे हैं? उसकी दाईं ओर से एक बुजुर्ग आवाज ने पूछा। मैं तब तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाना चाहता था जब तक कि नरभक्षी योजना शुरू ना हो जाए, लेकिन पिछले 2 सालों में ये पहली बार नहीं था जब हमें रोका गया। मुझे लगता है कि कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा है। 6 महीने बाद 2 विशालकाय नकाबपोश टावरिंग कैप्ड मैन अनकॉमन डार्क सिटी में दाखिल हुए। बिना रुके वे सीधे सिटी हॉल की तरफ बढ़े, जो सिटी एडमिन मैनर के ठीक बगल में था, डार्क सिटी के दिल में। डार्क सिटी हॉल ही डार्क सिटी का असली ऑपरेशन सेंटर था। जैसे ही वे दोनों हॉल में दाखिल हुए, एक नकाबपोश रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उनमें से एक ने एक काला आईडी कार्ड निकाला जो एक सुंदर डार्क क्रिस्टल जैसा लग रहा था। कार्ड पर सिर्फ 2 सुनहरे शब्द लिखे थे, डार्क बैरन, और ऊपर बीच में एक सुनहरा नकाबपोश प्रतीक था। जब रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक गहरी आवाज़ आई। तमाशा मत करो, मैं किसी को ढूंढने के लिए अपना अधिकार सक्रिय करना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। उसकी ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि पहली बार उसने अनकॉमन डार्क सिटी में किसी डार्क नोबल को देखा था। डार्क नोबल की पहचान होना सिर्फ रुतबे की बात नहीं थी, बल्कि ताकत की भी निशानी थी। अनकॉमन डार्क सिटी में सिर्फ एक लोअर डार्क नोबल था, लेकिन सैकड़ों सालों के इतिहास में एक भी अपर डार्क नोबल नहीं हुआ था। ये दिखाता था कि डार्क बैरन रैंक हासिल करना कितना मुश्किल था। मैं समझ गई, रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। कृपया मेरे पीछे आएं, मैं आपको मैनेजर के ऑफिस ले चलती हूँ। डार्क बैरन ने अपना कार्ड रखा और बिना किसी का ध्यान खींचे अपने साथी के साथ रिसेप्शनिस्ट के पीछे चल दिया। मैनेजर का ऑफिस दूसरी मंजिल पर था। रिसेप्शनिस्ट ने डार्क बैरन के आने की रिपोर्ट दी, जिसे सुनकर हमेशा शांत रहने वाली मैनेजर भी एक पल के लिए अपना संयम खो बैठी। लेकिन फिर उसने जल्दी से उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर बुलाया। जब कमरे में सिर्फ वो 3 बचे तो मैनेजर ने दबी हुई आवाज़ में पूछा, मैंने सुना है कि माय लॉर्ड किसी को ढूंढने के लिए अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहते हैं। डार्क बैरन ने अपने नकाब के पीछे सिर हिलाया। मेरे आने की वजह यही है। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं समझती हूँ। साफ कर दूं कि एक बार जब आप अपना डार्क बैरन सर्च अथॉरिटी सक्रिय कर लेते हैं तो आप 30 दिनों के कूल डाउन पीरियड के ख़त्म होने से पहले इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
आप सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानकारी पा सकते हैं और उस व्यक्ति की डार्क सिटी रैंक लोअर डार्क नोबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति डार्क सिटी में मौजूद नहीं है तो हम आपको हमारे पास मौजूद सबसे ताज़ा जानकारी देंगे, और अगर उस व्यक्ति ने हमारे डेटाबेस में कभी साइन इन नहीं किया तो आपकी अथॉरिटी खर्च नहीं मानी जाएगी। डार्क बैरन ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसने और वक्त बर्बाद नहीं किया और जल्दी से एक टैब साइज डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर नकाबपोश सिंबल चमका और एक मेन्यू खुल गया। उसने स्क्रीन को छूकर एक अनोखा मेन्यू खोला और डार्क बैरन के सामने रख दिया। कृपया अपना डार्क नोबल आईडी कार्ड इस स्कैनर पर रखें और फिर अपना यूनिक डार्क नोबल पिन डालें। डार्क सिटी अपने डार्क नोबल्स को लेकर बहुत सावधान थी, क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार थे। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिर्फ असली व्यक्ति ही उनका उपयोग कर सके, उन्होंने कई सुरक्षा उपाय किए थे। डार्क बैरन इस प्रक्रिया से वाकिफ था। उसने जल्दी से डार्क क्रिस्टल कार्ड डिवाइस पर रखा और नीचे एक लंबा पासकोड टाइप किया। अगले ही पल एक नई स्क्रीन सामने आई। आपका हैंडप्रिंट और ब्लड सैंपल प्लीज, मैनेजर ने निर्देश दिया। डार्क बैरन ने अपना आईडी कार्ड रखा और अपना हाथ कैन पर रखा, साथ ही अंगूठे को पिन पर दबाया। स्कैनिंग पूरी होने पर मैनेजर ने डिवाइस वापस ले लिया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसने कहा, कृपया डार्क सिटी अकाउंट में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स जमा करें, या आप यही भुगतान करना चाहेंगे। इस वक्त डार्क बैरन ने अचानक एक रिस्ट बैंड दिखाया, जिसे देखकर मैनेजर की आंखें अविश्वास से फड़क उठीं। उसने उस पर टैप किया, कुछ चमकते हुए शब्द आए और फिर उसने सिर हिला दिया। हो गया। मैनेजर ने टैब पर नोटिफिकेशन देखा और सिर हिलाकर प्रक्रिया पूरी कर दी। कृपया उस व्यक्ति का आईडी नाम बताएं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। डार्क बैरन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, टुन्नी पाइन्स। जेकब इस वक्त पॉन शॉप की टॉप फ्लोर पर बैठा था। उसके पीछे टुन्नी और मिस्टर ऑब्जर्वर सम्मानपूर्वक खड़े थे। उसके सामने सुनहरे नकाब में एक छोटा मोटा आदमी बैठा था और उसके बगल में एक महिला नकाब में थी जो कुछ कागजात देख रही थी। मिस्टर जेरी, मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैंने सुना कि आप अपना प्रतिष्ठान बेच रहे हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मोटा आदमी मिस्टर गोल्ड इस वक्त हंसा। पिछले 6 महीनों में मिस्टर ऑब्जर्वर ने जेकब के निर्देश अनुसार पॉन शॉप का हर कीमती सामान बेच दिया था और जेकब को 23.9 मिलियन गोल्ड कॉइन्स कमाकर दिए थे। ये जेकब के खाते में जुड़ गया और आखिरकार उसका खाता डी डियर का बन गया। अब वो इस दुकान को भी बेच रहा था, क्योंकि जेकब का अपना काम भी पूरा हो चुका था। उसने न सिर्फ पोशन मेकिंग और टुन्नी का सारा ज्ञान सीख लिया था, बल्कि टुन्नी को भी हैरान कर दिया था। उसने अपने हार्ट प्रोग्रेस को 48% तक पहुंचा दिया था। उसके पास 50% तक पहुंचने के लिए 10 रेयर हार्ट एसेंस इंजेक्शन पहले से तैयार थे। जहां तक ये सवाल था कि उसने 6 महीनों में ये कैसे किया, लेकिन आप यहाँ हैं मिस्टर गोल्ड। मेरे दुकान बेचने के आधे घंटे के भीतर ही आप अपनी असिस्टेंट के साथ हाजिर हो गए। ऐसा नहीं लगता कि आप इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मैं पिछले कुछ महीनों से अपना वेयरहाउस खाली कर रहा था और साथ ही अपने स्टाफ को घर वापस भेज रहा था। मेरा इस जगह से मन भर गया है, जेकब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जब मिस्टर ऑब्जर्वर ने ट्रांसफरिंग शब्द सुना तो उसकी रीढ़ में एक भयानक सिहरन दौड़ गई। उसे पता था कि जेकब के घर का असली मतलब उसका पेट था। वो जानता था कि उन सभी स्टाफ मेंबर्स को रेयर रीजन में ट्रांसफ़र और ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स का लालच देकर शहर से बाहर ले जाया जाता था। लेकिन जैसे ही वे डार्क सिटी छोड़ते, जेकब उन्हें काट डालता और उनका आखिरी टुकड़ा भी खा जाता, फिर एक बड़े बैग के साथ वापस आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर ऑब्जर्वर ये सब जानता था, क्योंकि वही जेकब के लिए वो मवेशी तैयार करता था। उसे सबसे ज़्यादा दहशत इस बात की थी कि जेकब की भूख कितनी बड़ी है। उसने 3 महीने पहले 2 दिनों में 32 स्टाफ मेंबर्स को खा लिया था। उसे अच्छी तरह याद था कि आज तक जेकब 218 स्टाफ मेंबर्स को खा चुका था। हर बार जब जेकब उसे ट्रांसफ़र का इंतज़ाम करने को कहता तो उसे लगता कि अगर जेकब की भूख नहीं मिटी तो शायद इस बार उसकी बारी होगी। इसीलिए उसने जेकब के हर आदेश का पालन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ताकि वो अपनी कीमत साबित कर सके। यही एक वजह थी कि 6 महीनों में सब कुछ हो गया और अब सिर्फ ये दुकान बची थी। मिस्टर गोल्ड ने भी इसके बारे में सुना था। जैसा कि जेकब ने कहा था, वो लंबे समय से जेरी की दुकान के पीछे था, क्योंकि ये बाजार के सबसे अच्छे इलाके में थी। लेकिन जेरी से पंगा लेना आसान नहीं था। इसीलिए जब उसे रिपोर्ट मिली कि जेरी ने खरीदना बंद कर दिया है और अपने स्टाफ को शहर से बाहर भेज रहा है, तो उसने ध्यान देना शुरू कर दिया। और जब उसने सुना कि जेरी ने सिटी हॉल में अपनी दुकान बिक्री के लिए डाल दी है, तो वो सबसे पहले यहाँ पहुँचने के लिए लगभग उड़ कर आया।
सब कुछ सही है बॉस। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और डीड असली होने की पुष्टि करने के बाद उसे नीचे रख दिया। मिस्टर गोल्ड ने जल्दी से कहा, मिस्टर जेरी, मुझे लगता है आप सीधे आदमी हैं, तो मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस दुकान के लिए आपको 50 मिलियन देने को तैयार हूं। जेकब के होठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मिस्टर ऑब्जर्वर, हमारे मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। लगता है वे ईमानदारी से नहीं आए हैं। मिस्टर गोल्ड और उसकी असिस्टेंट जेरी के जवाब से हक्के बक्के रह गए, और जब उन्होंने देखा कि मिस्टर ऑब्जर्वर सचमुच उन्हें बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, मिस्टर गोल्ड ने जल्दी से कहा, मिस्टर जेरी, इतनी जल्दी सारे रास्ते बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस मेरी शुरुआती कीमत थी। अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो कृपया अपना ऑफ़र बताएं, हम मोल भाव कर सकते हैं। मैं सचमुच ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। जेकब ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी दुकान डार्क सिटी के सबसे प्रमुख इलाके में है। इसके अलावा मैं दुकान का फर्नीचर नहीं ले जा रहा, जिसमें ये टॉप फ्लोर भी शामिल है। मेरी पीछे एक सीक्रेट रूम है जहाँ कई हाई लेवल ट्रेनिंग इक्विपमेंट और एक हाई अनकॉमन ग्रेड सेफ है। ये सब इस दुकान के साथ शामिल है। मिस्टर गोल्ड की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा है तो आपके दिमाग में क्या कीमत है? जेकब ने अपनी आखिरी कीमत बताई। मुझे 100 मिलियन चाहिए और इसमें कोई मोल भाव नहीं होगा। मुझे 100 मिलियन चाहिए और इसमें कोई मोल भाव नहीं होगा। मिस्टर गोल्ड जेकब की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गए। वो जानते थे कि इस दुकान की असली कीमत 70 से 80 मिलियन गोल्ड कॉइन्स के बीच है और उनका पहला ऑफर बस एक जांच था। अगर जेकब ने फर्नीचर, पूरी आलीशान मंजिल और यहाँ की सारी चीज़ें शामिल नहीं की होती तो वो इतना भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होते। जेकब ने मिस्टर गोल्ड को जल्दी नहीं की। वो जानता था कि ये बंदा अनकॉमन डार्क सिटी के ज़्यादातर लोगों की तरह कोई शरणार्थी या अपराधी नहीं है। वो उन दुर्लभ सामान्य लोगों में से एक था जो एक शुद्ध व्यवसायी था और कई शहरों में उसकी फर्म्स की एक बड़ी चेन थी। वो अलग अलग आग्नेयास्त्रों के पुर्जे सप्लाई करता था और कुछ तैयार प्रोडक्ट्स भी बेचता था। जेकब जानता था कि आग्नेयास्त्र का बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है और उसे मिस्टर गोल्ड से जान पहचान बनाने में कोई एतराज़ नहीं था। ये कभी न कभी काम आ सकता था। इसीलिए वो सबसे पहले उनसे मिलने को तैयार हुआ, वरना उसे दूसरों का इंतज़ार करने और उनके ऑफर सुनने में कोई दिक्कत नहीं थी। मिस्टर गोल्ड ने आखिरकार सिर हिलाकर कहा, ठीक है मिस्टर जेरी, चलो ट्रांसफ़र पेपर साइन करते हैं। जेकब ने बस सिर हिलाया और जेरी के नाम से पेपर साइन कर दिए और मिस्टर गोल्ड ने 100 मिलियन जेकब के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। मिस्टर जेरी, आपके साथ सौदा करके अच्छा लगा। समझौते के अनुसार आपको 3 दिनों में दुकान खाली करनी होगी। मिस्टर गोल्ड अच्छे मूड में थे और बोले, अगर आपको रेयर रीजन में आग्नेयास्त्रों से जुड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया इस पेजर नंबर का उपयोग करके मुझसे संपर्क करें। जेकब को रेयर रीजन में पेजर्स के अस्तित्व के बारे में पहले से पता था और उसने मिस्टर ऑब्जर्वर से संपर्क करने के लिए पहले ही एक नया खरीद लिया था। जेकब ने पेजर नंबर लिया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आप अभी इस जगह को संभाल सकते हैं क्योंकि मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। मिस्टर गोल्ड एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। उसे जेरी की निर्णायकता पसंद आई। चलो चलते हैं। जेकब खड़ा हुआ और मिस्टर ऑब्जर्वर को कोने में रखे 2 बड़े बैग्स उठाने का इशारा किया। वे तीनों टॉप फ्लोर से निकल गए, मिस्टर गोल्ड और उसके असिस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए। मिस्टर गोल्ड तीखी नज़रों से पूछे बिना नहीं रह सका, कितना अजीब बंदा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो असली जेरी था? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। नहीं, जेरी इस जेरी से ज़्यादा हट्टा कट्टा और लंबा था और वो कभी अपना वो बिजनेस नहीं बेचता जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। लगता है उस जिद्दी बेवकूफ़ ने इस बंदे पर हाथ डाला था और हम उसके अंजाम का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जेकब की बर्फीली नज़रों को याद करते हुए उसकी आंखों में डर उभर आया। ये सही फैसला था कि हमने इस व्यक्ति के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया और संबंध स्थापित किए। अगर वो जेरी से छुटकारा पा सकता है तो सिर्फ सिटी एडमिन ही उसे संभाल सकता है। मिस्टर गोल्ड एक बिजनेसमैन था और उसका सूचना नेटवर्क गहरा था। वो बाजार क्षेत्र में अपनी स्थिति की वजह से लंबे समय से इस दुकान पर नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन जेरी ऐसा नहीं था जिसे आसानी से छेड़ा जा सके। इसीलिए वो ध्यान दे रहा था जब उसे रिपोर्ट मिली कि जेरी ने खरीदना बंद कर दिया है और यहाँ तक कि अपने स्टाफ को शहर से बाहर शिफ्ट कर रहा है। जब उसने सुना कि जेरी ने सिटी हॉल में अपनी दुकान बिक्री के लिए रख दी है तो वो सबसे पहले वार करने के लिए उड़कर यहाँ आया। जो चीज़ पैसे से संभाली जा सकती है उसके लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती। ये बिजनेस करने का मिस्टर गोल्ड का लॉजिक था। अब उसने जेकब को नाराज़ किए बिना ये दुकान हासिल कर ली थी और उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद वो और भी खुश था कि उसने वो रास्ता नहीं चुना, वरना शायद वो पछताने के लिए जिंदा भी नहीं रहता। जेकब और उसके 2 गुलाम लबादे पहनकर जेरी की दुकान से निकले। जब वे मुड़े तो 2 नकाबपोश उनके पास से गुजरे। जेकब की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन वो ऐसे चलता रहा जैसे उसे नकाबपोशों में से किसी एक से वो क्षणभंगुर खतरा महसूस ही ना हुआ हो। वे कौन हो सकते हैं जो मुझे एक पल के लिए खतरे का एहसास करा दें? जेकब अपने सुधार को किसी और से बेहतर जानता है। कोई ऐसा जो सिर्फ पास से गुजरने पर उसे खतरा महसूस करा दे, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता।
फिर भी वो व्यक्ति यहाँ उससे पंगा लेने नहीं आया था और वो ये जगह छोड़ रहा था। शायद वे दोबारा ना मिले, इसलिए उसने इस बारे में कम सोचा और एक गाड़ी किराए पर ली। एक नकाबपोश ने हैरानी से आवाज़ निकाली और खाली कोने को देखने के लिए मुड़ गया। क्या हुआ? दूसरे आदमी ने उलझते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे एक पल के लिए खतरा महसूस हुआ। मजाक करना बंद करो, आदमी ने पलटवार किया। उसे अपनी साथी पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि सिटी एडमिन भी मुझे खतरा महसूस नहीं करा सकता, तुम तो छोड़ दो। अब गंभीर हो जाओ। उस परेशानी से निपटने से पहले हमें अभी एक और जगह जाना है जिसने मेरे 10 मिलियन खर्च करवाए हैं। तुम सही हो, ये मेरा वहम होगा। उस किताब को वापस पाने के बाद मुझे उस बंदे को खाने देना। इस लंबी यात्रा के बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही है। महिला हंसी और फिर से चलने लगी। डार्क सिटी में किसी को मत मारना। हालांकि हम इस जगह को मलबे में बदल सकते हैं, लेकिन हम इसके परिणामों को नहीं संभाल सकते। इसके अलावा हमें सख्त आदेश दिया गया था, कोई मुसीबत खड़ी ना करो। आदमी ने जल्दी से खंडन किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम उसे गुलाम बनाने की योजना बना रहे हो ताकि उसे शहर से बाहर ले जाकर उससे पूछताछ कर सको। बस इसके बाद मुझे उसे खाने देना। और मेरे लिए 10 और कॉमन टीयर 6 या उससे ऊंची प्रजातियों को गुलाम बना लेना। सिटी एडमिन को गुलाम बनाने के बारे में क्या ख्याल है? उसका कॉमन टीयर 9 मांस काफ़ी अच्छा होगा ना? उसने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा। लेकिन उसके साथी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वो चुप रहा। वो जानता था कि अगर वे एक साथ और एक ही संगठन से ना होते तो वो उसे भी खा जाती। इसी तरह वे जेरी पॉन शॉप में दाखिल हुए। जेकब और उसके 2 गुलाम अनकॉमन डार्क सिटी छोड़कर पहाड़ों में गहरे चले गए और फिर रुक गए। मिस्टर ऑब्जर्वर और टनी का दिल बैठ गया जब जेकब ने उन्हें रोका। वो जानते थे कि क्योंकि जेकब ने डार्क सिटी के साथ अपना बिजनेस खत्म कर लिया है और सब कुछ बेच दिया है, अब अंत में उनकी बारी थी। सच कहूँ तो मिस्टर ऑब्जर्वर को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि जेकब शायद उसे सचमुच आज़ाद कर दे, क्योंकि जेकब ने अभी तक उसके पैसे नहीं लिए थे, बावजूद इसके कि उसने कई बार ऑफर किया था। लेकिन जेकब ने मना कर दिया। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिली। जहाँ तक टनी का सवाल था, उसने पिछले 6 महीनों में मिस्टर ऑब्जर्वर से कहीं ज़्यादा वक्त जेकब के साथ बिताया था और जेकब ने कभी कोई भावना नहीं दिखाई और बस उसे ज्ञान सीखने के लिए एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ किया था। और तो और उसने कभी नहीं सोचा था कि जेकब सचमुच 6 महीनों में पोशन मेकिंग सीख लेगा और उसके स्तर तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि उसे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी इस स्तर तक पहुंचने में दशकों लग गए थे। अगर इस बारे में खबर बाहर आती तो एल्केमी गिल्ड जेकब को अपनी मुख्य शाखा में भर्ती करने के लिए कुछ भी करता। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था जो कुछ भी और सब कुछ खा सकता था, वो एक राक्षस भी था जो कुछ भी और सब कुछ सीख सकता था। ये अंतिम निष्कर्ष था जिस पर टनी पहुंचा था और उसे ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अगर वो अभी मर भी जाता तो उसे सचमुच कोई पछतावा नहीं था और उसने इसके साथ समझौता कर लिया था। लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी उम्मीद कर रहा था कि जेकब उसे पछतावे की वजह से बख्श देगा। हालांकि जब जेकब का हाथ अचानक धुंधला हुआ और सीधा उसकी छाती में घोंप लिया गया तो उसे अपने आखिरी पलों में हकीकत का एहसास हुआ। राक्षसों को कोई पछतावा नहीं होता। ये उसका आखिरी विचार था, इससे पहले कि जेकब ने उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। जेकब ने बस उस अभी भी धड़कते हुए दिल को देखा और फिर टनी की लाश को। फिर उसने अपनी नज़रें मिस्टर ऑब्जर्वर पर घुमाई जो वंकर पड़े बेकाबू होकर कांपने लगा। वो हंसा। जैसा मैंने पहले कहा था, तुम अब से आज़ाद हो, लेकिन तुम्हारा पैरासाइट कंट्रोलर उसी के पास रहेगा। तुम भविष्य में इसे खोद कर निकालने की कोशिश कर सकते हो या तुम इस जेम के साथ अपने सिर में जी सकते हो। लेकिन जब तक तुम इस जेम के साथ जीते हो, तुम मेरे बारे में किसी को एक शब्द नहीं बता सकते, न लिख सकते हो, न कोई इशारा कर सकते हो। अगर इतनी आज़ादी तुम्हारे लिए काफ़ी है तो तुम जा सकते हो, वरना मुझे अपने कलेक्शन के लिए तुम्हारा दिल लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहले ही तुम्हें एक रेयर ग्रेड पैरासाइट जेम के साथ जाने देकर भारी नुकसान उठा रहा हूँ। मिस्टर ऑब्जर्वर ये सुनकर लगभग रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये मोक्ष के शब्द है और उसने जल्दी से कहा, शुक्रिया, मैं कभी इस जेम को नष्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, भले ही मुझे मौका मिले। मिस्टर ऑब्जर्वर को इतना शुक्रगुजार देखकर जेकब बस हल्का सा हंसा। ज्यादा खुशफहमी फ्लैटर मत पालो। अगर तुम उस पैरासाइट जेम से छुटकारा पा भी लेते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें शिकार करने का फैसला किया तो तुम मुझसे बच पाओगे? ये सुनकर मिस्टर ऑब्जर्वर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जेकब का डर अब उसके दिल में गहराई तक बैठ चुका था और वो 10 जन्म लेकर भी जेकब से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। चिंता मत कीजिए बॉस, ये रत्न मेरी वफादारी का सबूत होगा। मैं इससे ज्यादा की मांग नहीं कर सकता। उसने जल्दी से घुटने टेक दिए। ठीक है, अब जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। जेकब ने खींचते हुए हाथ हिलाया। आपका क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे? मिस्टर ऑब्जर्वर उलझन में था। जेकब ने ठंडी नजरों से देखा और धीरे से कहा, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो? मिस्टर ऑब्जर्वर ने खुद को कोसा कि वो बेवकूफ़ है और इशारों को नहीं समझ पाया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। फिर से शुक्रिया बॉस, आप सबसे अच्छे हैं। ये कहकर वो बिना रुके भागा। उसे साफ तौर पर डर था कि जेकब को अभी भी उसके दिल की ललक होगी, शाब्दिक अर्थ में।
जेकब मुस्कुराया जब उसने एक पीक बी रैंक ताकत वाले मिस्टर ऑब्जर्वर को बिल्ली की तरह भागते देखा। उसने जो कहा था वो उसे निभाने वाला था, और चूंकि मिस्टर ऑब्जर्वर ने पिछले 6 महीनों में वाकई बेहतरीन काम किया था तो उसने उसे जाने दिया। सच कहूं तो अगर मिस्टर ऑब्जर्वर हर महीने उन स्टाफ मेंबर्स का इंतजाम करता तो जेकब अपने शरीर को 40% तक बदले हुए दिल के स्तर पर नहीं ला पाता, और 48% तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। हालांकि मिस्टर ऑब्जर्वर जेकब के अजीब शौक, शिकार को मारने के बाद उसका दिल इकट्ठा करना के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी सवाल करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि घिन आने के बावजूद उसने कभी कभी जेकब की मदद भी की थी। जेकब ने सिर हिलाया। इस रास्ते पर उसे अकेला ही चलना था, और उसे दूसरों से रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने टनी की लाश की तरफ देखा और बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीखने की क्षमता मेरी ताकत के साथ इस स्तर तक पहुंच जाएगी। मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते थे, इसलिए मैं तुम्हें इस राज के साथ जाने नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुम्हारी हड्डियों को अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दफना रहा हूं। इन पिछले 6 महीनों में जेकब को खुद की गहरी समझ हो गई थी। ना सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत उसके दिल के साथ बढ़ रही थी, बल्कि उसका दिमाग भी तेज हो रहा था। उसकी सीखने की क्षमता पहले से ही उस स्तर पर थी जहां उसने 6 महीनों में जटिल पोशन मेकिंग सीख ली थी। वो जानता था कि इस तरह की क्षमता एक वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। अनुभव से वो जानता था कि सत्ता में बैठे लोग उन लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो उनके पद को हिला सकते हैं, और अगर वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते तो वे भविष्य की परेशानी से बचने के लिए उन्हें नष्ट कर देते हैं। खासकर अगर आपकी प्रतिभा बुद्धि के क्षेत्र में हो और आपके पास महत्वाकांक्षा हो। वो अभी भी इस दुनिया और इसके जटिल सत्ता ढांचे के लिए अजनबी था। अगर उसने अपनी सतर्कता कम की तो वो किसी और जेकब के लिए अगला मिस्टर ऑब्जर्वर और टनी बन सकता था। इसीलिए उसने टनी के साथ पूरी तरह बेरहमी दिखाई। टनी को एक पेड़ के पास दफनाने में जिसे उसे सिर्फ 5 मिनट लगे, जेकब ने अपने बैग उठाए और रेयर रीजन की विपरीत दिशा में पूरी रफ्तार से निकल पड़ा, जो अब 300 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी। अजीब बात यह थी कि वो ह्यूमन किंगडम की दिशा में बढ़ रहा था। 3 घंटे तक अपनी टॉप स्पीड पर चलने के बाद वो आखिरकार थकने लगा। उसने लंबा सुरक्षित रास्ता नहीं चुना क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो तो उम्मीद कर रहा था कि कोई रेयर जानवर उस पर हमला करे। उसे एक छोटी पानी की धारा और एक प्राकृतिक गुफा मिली। उसने रात भर यहाँ आराम करना और उन 10 रेयर ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने का फैसला किया जो उसने पहले से तैयार किए थे। ये 50% की सीमा पार करने के लिए काफी होना चाहिए, और मैं इस उन्नति के लिए तैयार हूं, जेकब ने सोचा, और एक चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। जेकब ने किताब को समन किया और प्रोग्रेस पेज खोला। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना। प्रोग्रेस 48.00%। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और उसे इंजेक्ट कर लिया। और तो और, ये सिरिंज टाइटन आयरन से विशेष रूप से बनवाई गई थी, क्योंकि जब उसने 4 महीने पहले 40% का निशान पार किया था तो सामान्य सिरिंज उसकी चमड़ी को भेद नहीं पा रही थी। हार्ट एसेंस दिल में जाते ही गर्म ऊर्जा की धारा में बदल गया और 1 मिनट के भीतर गायब हो गया। ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुका था। उसने प्रोग्रेस पेज पर नजर डाली। प्रोग्रेस 48.02%। जेकब को इसकी उम्मीद थी। टीयर 4 से टीयर 6 हार्ट एसेंस अब उसकी हार्ट प्रोग्रेस में अधिकतम 0.2 या 0.3% की ही वृद्धि दे रहे थे, और वो उन्हें 1 मिनट के भीतर एब्जॉर्ब कर सकता था। वो जानता था कि 50% तक पहुंचने के बाद रेयर प्रजातियां उसके लिए अनकॉमन प्रजातियां जैसी हो जाएंगी। यही एक कारण था कि अब उसे उस फार्म अनकॉमन डार्क सिटी की परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि 50% तक पहुंचने के बाद अगर वो पूरे डार्क सिटी को भी खा जाए तो शायद ही वो 60% पार कर सके, जिसके लिए डार्क सिटी के पीछे के संगठन को अपना दुश्मन बनाना सही नहीं था। जेकब रुका नहीं और एक के बाद एक इंजेक्शन लेता गया। 9वां इंजेक्शन इंजेक्ट और एब्जॉर्ब करने के बाद 50.09%। हालांकि उसने आखिरी इंजेक्शन तुरंत नहीं लिया, इसके बजाय उसने पूछा, 50% पर कोई छिपा हुआ सरप्राइज तो नहीं है? 20% पर जो हुआ था उसके बाद वो इन सीमाओं को पार करते समय बहुत सावधान रहता था। तुम इतने डरपोक क्यों हो? अगर तुम्हारे पास कोई म्यूटेंट हार्ट एसेंस नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अब जब तुम्हारे पास वो पोषण है तो क्या सावधान रहने की कोई ज़रूरत है? इमोटिका ने झुंझलाते हुए लिखा। तुम्हें क्या लगता है टाइटन आयरन पेड़ों पर उगता है? अब अपना रोना बंद करो और मुझे शांति से आगे बढ़ने दो। जेकब ने डांटा और इमोटिका के जवाब की परवाह किए बिना आखिरी इंजेक्शन लगा लिया। इस बार प्रक्रिया 1 मिनट में खत्म नहीं हुई। जेकब के दिल में मौजूद इन्फिनिटी कर्स्ड मार्क अचानक अंधेरे में चमका और फिर और गहरा काला हो गया। 1 मिलीमीटर के साइज से वो अचानक फैलने लगा। जेकब को लगा जैसे उसके दिल के अंदर कुछ सिल दिया गया हो और उसने दर्द से दांत भींच लिए।
हालांकि ये दर्द जेकब के सहनीय स्तर का था, फिर भी ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे जेकब पसंद करता। अगर ये पास्ट का जेकब होता तो शायद वो पागल हो चुका होता। इन्फिनिटी कर्स्ड मार्क तब रुका जब वो 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक फैला और इन्फिनिटी सिंबल के अंदर का धुंधला पैटर्न भी कुछ हद तक साफ हो गया। बहरहाल जेकब को इस बारे में पता नहीं था और अब वो राहत महसूस कर रहा था क्योंकि दर्द खत्म हो चुका था और उसकी जगह गर्माहट ने ले ली थी। वो जानता था कि वो सफल हो गया है और जब अचानक भूख लगी तो उसे 100% यकीन हो गया। उसने प्रोग्रेस पर नजर डाली। 51.01%। आखिरी इंजेक्शन ने मुझे पूरा 1% दिया। बढ़िया। जेकब इस प्रगति से संतुष्ट था। उसके हाथ में एक छोटी शीशी दिखाई दी जो काले लिक्विड से भरी थी। ये टाइटन टीयर्स था। उसके पास जो टाइटन आयरन था उससे उसे टाइटन टीयर्स की 85 बूंदें मिली थीं और उसने 40% पूरा होने पर अपनी भूख को 60% तक कम करने के लिए 20 बूंदों का इस्तेमाल किया था। अब उसके पास 65 बूंदें थीं और 50% पूरा होने की भूख महसूस करने के बाद वो जानता था कि इस दिशा में आगे बढ़ना एक सही फैसला था। उसने जल्दी से पूरी शीशी गटक ली जिसमें 30 बूंदें थीं। भूख काफी हद तक कम हो गई और उसके शरीर में गर्म ऊर्जा समा गई, लेकिन जल्द ही वो पूरी तरह गायब हो गई और जेकब ने त्योरियां चढ़ाईं। लगता है अब टाइटन टीयर्स की एक बूंद मेरी भूख को सिर्फ 1% कम कर सकती है। उसने जल्दी से एक और शीशी निकाली जिसमें 20 बूंदें थीं और उन सबको पी लिया। जेकब को लगा कि उसकी आधी भूख अब खत्म हो चुकी है और वो 15 मिनट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुझे अभी के लिए आखिरी 15 बूंदें बचाकर रखनी चाहिए और खुद को जानवरों से जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि मैं अर्थन किंगडम ना पहुंच जाऊं और उनका टाइटन आयरन भंडार ना ढूंढ लूं। हायर रीजन जाने से पहले अर्थन किंगडम की यात्रा करना सही फैसला था। यहाँ मुझे वो टाइटन आयरन लेने से कोई नहीं रोक सकता और एक बार मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टाइटन टीयर्स हो जाए तो मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। जेकब के होठ एक दुष्ट मुस्कान में बदल गए। वो जेरी और टनी या डार्क सिटी में किसी और की तरह नहीं था जिन्होंने बंजर अनकॉमन रीजन के मामलों की कभी परवाह नहीं की। इसीलिए वे अनकॉमन रीजन में मौजूद इकलौते टाइटन आयरन भंडार से चूक गए जो हॉप ट्रोल्स के अर्थन किंगडम में था। अब इसका फायदा जेकब को मिलने वाला था और अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो हॉप ट्रोल्स अपनी मौत को दावत देंगे अगर उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत की। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।